कि पैसे खा लास्ट में आके बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम फ्री दे। तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, खत्म तो होगा ही नहीं कभी मेरे हिसाब से। जय श्री राम सभी को। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम अपने जितने भी अभी जो रिसेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे कैसे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या क्या एज ए जनता के हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे हमारे भाई हैं विकास, हमारे रविंद्र भाई, जो कि अपने विचार रखेंगे। हम सभी मतलब अपने कलेक्टिव विचार रखेंगे, सभी के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। आप देखिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ हमें क्या लगता है, सिर्फ इंडिया में ही है या ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये टॉपिक है? आपको नहीं, क्या लगता है? ये टॉपिक मेजरली इंडिया में ही है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। आप मोस्टली इंडिया में। आपका भी मानना? मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंडिया में होती तो हमें यूएस और पेरिस जैसे देशों में होमलेस आदमी नहीं दिखाई देते। जब से अपना देश आज़ाद हुआ 1947 से ही ये टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट है देश की, ठीक है। और वो किसी भी देश में मैं जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है कि वहाँ पर ऐसा ना तो कोई कानून है कि हर एक आदमी को जॉब मिलेगी, ना ऐसा कोई तरह का मैंने एनवायरनमेंट देखा कि हर किसी के पास ही जॉब है। क्योंकि एट द एंड अगर हर जगह जॉब ही हो जाएगी तो बिजनेसेस कौन चलाएगा, ठीक है। और किसी जो मेरा मानना है कि बिजनेस जो है वो देश की बैकबोन है। क्योंकि जो हम मान लो अगर हम जॉब के लिए देख रहे हैं, नौकरियों के बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद मेरा जो मानना है कि अगर सभी की सभी नौकरी एक्वायर करके बैठ जाएंगे तो हम तो सिर्फ लाइबिलिटी बन गए ना, क्योंकि किसी ना किसी को तो पैसा देना हमें, ठीक है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा कहीं से आएगा हमारे लिए, है ना। वो जनरेट कौन करेगा? पैसा जनरेट करने के लिए कंपनी भी खोलनी पड़ेगी, कंपनी का मालिक भी बनना पड़ेगा, ठीक है। और छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो अब आप कैरी करें तो क्या नहीं, देखो जो फॉरेन कल्चर्स में है ना, जैसे हमने वीडियोस में देखा है कि भाई वो रोड पे पड़े रहते हैं, ऐसे ही अपना भीख मांग के काम चला रहे हैं। इसमें जो मेजरली रोल है ना वो कल्चर का भी है। कल्चर का डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो कोई भी आम आदमी, हमारे आपके जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि एक स्पेशल टाइप की नौकरी को ना इतना हाइप दे रखा है कि लोगों को लगता है अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो भाई हमारी जिंदगी खराब है, ठीक है। और वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब ये इसमें इतने सारी फैसिलिटीज गिवन है, और साथ में जो गवर्नमेंट के लोग जो हैं, पक्ष दिए गए हैं, यस, वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं अट्रैक्टिव है, हाँ, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे मतलब सुविधाएं हैं जिसकी वजह से लोग लालची बनता जाता है कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही पहला लालच जो मेरी नजर में आता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, और ये सबसे पहला सबसे मेन है वो। जैसे आज के टाइम पे तो ये चीज मेरे को जो लगती है कॉन्ट्रास्ट है कि विदेश में अगर आप किसी को देखोगे तो काम करने के लिए जॉब करता है, ठीक है, गवर्नमेंट में। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे आराम करने के लिए ना, वो उसको आराम मिल जाए, वो बैठा है, बोलेगा लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना, ठीक है। और उसको अपनी जॉब जाने का कोई डर नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है, नहीं वो अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तो चेंज हो गया, लेकिन पहले का आप देखो जो कल्चर बहुत साल पहले स्टार्ट हो चुका है वो एकदम से तो बदल नहीं सकता। मोदी जब से पीएम बने हैं तो 40 आईआरएस को निकाल दिया गया है, मतलब इसी 2014 से 25 के इस टाइम पीरियड के बीच में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मैंने ये बात ऐड कर दी है। हाँ, अब आप आगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, आज के टाइम पे ऐसा हो भी रहा है, लेकिन ना मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई चीज स्टार्ट हो जाती है ना और वो बहुत समय तक सेशन में रह जाती है कि भाई ऐसा है, तो उस चीज को चेंज होने में भी ना बहुत टाइम लगता है। जैसे कई सालों को खड्डा भरने में भी कई साल लग जाते हैं, ये इतना आसान नहीं है। इंडिया में तो यार 70 साल लग गए हैं। जैसे अभी बताया कि भाई 40 अफसर को निकाल दिया, ये कोई लाइमलाइट में ये बात है ही नहीं, किसी को ये बात ज्यादा पता नहीं है। लोकल लेवल पे है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे है, जो छोटे लेवल की नौकरी होती है, जैसे क्लर्क हो गया या कोई भी वो एग्जाम हो गया, उसमें इतने सारे फॉर्म्स भरे जा रहे हैं अभी भी। वो ये शो करता है कि उनको अभी भी ये बातें नहीं पता है ना। उनको अभी भी ये लगता है कि एक बार बस जॉब लग जाए, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद जॉब सेफ है, काम करो या ना करो वो बात की बात है, ठीक है। पहले की बात है वो। हाँ, तो पहली बात यही है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक बहुत सारा एक बड़ा तबका एक स्पेशल चीज की तरफ भाग रहे हैं, जिसका मिलना, जैसे अगर सपोज 10,000 जॉब्स हैं, उसके लिए 5 लाख या 5 करोड़ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो नौकरियां 10,000 के लिए है, लेकिन उतनी सारी नौकरियों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, उनकी सारी प्रिपरेशन तो वेस्ट होने वाली है ना। वो उस प्रिपरेशन को यूज कहाँ करेंगे, उसके बाद उसका कोई यूज भी नहीं है। मेरे को जो लगता है ना, प्रिपरेशन भी मतलब कंप्लीट बच्चे करते नहीं है, आधे सिर्फ वो इसीलिए खाना पूर्ति के लिए, क्यों वो बिजी रहे प्रिपरेशन के नाम पे, घर वालों को दिखाते रहे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जॉब ले लूंगा,
ज्यादातर यही होता है। वो तो देखो एक लाइफ का बैलेंस है, अगर सारे ही लोग IAS IPS बन जाएंगे तो फिर चौकीदार कौन बनेगा, ड्राइवर कौन बनेगा, नहीं। हैं उनके जूते कौन पॉलिश करेगा, सही बात। नारियल पानी कौन बेचेगा, है ना, सब्जी की रेडी कौन लगाएगा, ये सारा लाइफ का एक नेचर का एक बैलेंस है, वो तो हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसको लेके जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि भाई बहुत सारे जॉब की गारंटी होती है, पैसे खा सकते हैं इसके अंदर। मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक और चीज है कि पैसे खा सकते हैं। तो पीएन को बोलेगा कि ये चीज मैंने नोट किया है, जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो जैसे DC रेट वगैरह थर्ड पर्सन होता है, वो डायरेक्ट आपसे बात कर लेते हैं। ज्यादातर पीएन जो वहाँ के होते हैं, पीएन भी मान सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। अच्छा वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। वो मेरा अगर वो फंसते भी है ना तो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल उसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। ठीक है, कि एक बकरा रखा जाए जो हलाल किया एक जा बकरा सकता है। रखते हैं वो कि हलाल टाइम करने आते के इसको हलाल काट किया देंगे जाए। और हमारा कुछ हाँ, उसको बिगड़ेगा बैक में फिर और कुछ दे देंगे। तो ये सारी इस टाइप की बातें हैं जिससे लोगों को लगता है हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। और बिजनेस जो है वो एक देश के लिए बैकबोन होता ही है, क्योंकि बिजनेसमैन ही सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। और जितनी भी रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी गवर्नमेंट जो है डेवलप करती है, वो आम आदमी के पैसे से ज्यादा जो बिजनेसमैन का पैसा होता है उसके पैसे से डेवलप करती है सबसे ज्यादा। क्योंकि आज भी इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे लोग टैक्स अभी भी नहीं देते हैं, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। लेकिन लोगों को फैसिलिटीज चाहिए अमेरिका जैसी, US जैसी, लेकिन वहाँ के टैक्स सिस्टम को वो जानते ही नहीं है। वहाँ के हिसाब से इंडिया का टैक्स सिस्टम अभी भी बहुत बढ़िया है ना। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंट में क्या नाम अपने GST भी कम हो जाएगी, कल से वो इफेक्ट में आ जाएगा 22 तारीख के बाद। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ के लोगों का ना जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग भी है। इसमें ये है कि जैसे जनता को अगर लॉलीपॉप दिखाओ ना वो तो भागी हो जाती है। हाँ, जनता को फ्री लॉलीपॉप पास बहुत दिखा पसंद दो, है। आपकी सरकार भी बन जाएगी। बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। बहुत पसंद है। जैसे अभी दिल्ली में पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, उसने 10 साल फ्री चलाया सब कुछ। अब मुझे ये सेंस समझ नहीं आता कि जो लेडीज बाहर कमाने जाती हैं, जॉब करती हैं, क्या वो अपना दिन का 10 से 15 रुपए किराया नहीं निकाल सकती? ऑब्वियसली निकाल सकती है। मतलब इतने गरीब हैं वो कि 10 से 15 रुपए किराया नहीं निकल सकता उनका, नहीं निकल सकता। और जॉब करने जा रहे हैं। मिसयूज भी ज्यादा हो रहा था। और इसमें मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा था, मैंने कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है। सीट ही नहीं थी, सीट ही नहीं थी बसेस में। आदमी आ रहा है चाहे वो कितने घंटे खड़ा है, लेकिन वो सभी लेडीज। अच्छा, कमाल की बात ये जो पे करके जा रहा है वो दुखी होकर जा रहा है। हाँ, वाले इतने वो होते थे कि वो लेडीज देख के कई बार तो ब्रेक भी नहीं लगाते थे, रोकते भी नहीं थे। मैंने ये देखा है। हाँ, वो यार वो भी तो तंग हो गए ना। उनको पता है कि एक तो चलो ठीक है टिकट बांटनी है हमें, लेकिन फ्री की बांटनी है, निकाल के देते जाओ। ठीक है, एक ही आदमी आ रहा है वो बोल रहा है 5 टिकट दे दो। ठीक है, तो सिर्फ प्रिंट, यानी उसमें मेरे हिसाब से सिर्फ सरकार का पेट्रोल जल रहा था और पेपर जल रहे थे। पर मंथ का लॉस था यार। हाँ ठीक है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा था ना। क्योंकि देखो, मैं अब उस चीज में अगर हम घुसेंगे तो बहुत ऊपर तक बात जाएगी ना। ठीक है, उसके अंदर तो लपेटे में CM भी आएगा, ठीक है, डिप्टी CM भी आएगा, और पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा जो कैबिनेट है वो भी आएगी। ठीक है, क्योंकि एक आदमी से तो नहीं होता, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर कमा रहा है तो दूसरा डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा ना कि भाई वो तो कमा रहा है और मेरे डिपार्टमेंट मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तो कल्चर है इंडिया का। अगर मैं 1000 रुपये मैं कमा रहा हूँ और फ्री के आ रहे हैं, और आप दूसरी गद्दी पे बैठ के आप नहीं कमा पा रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने कई बार ये सोचता था कि ये जो सिस्टम जो बनाया था ना दिल्ली में फ्री, महिलाओं को फ्री करने का, जिस फ्री को हथियार बना के आम आदमी पार्टी हटाई गई, ठीक है, कि फ्री बांटा, लास्ट में आके बीजेपी ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम फ्री देंगे। ठीक है, और वहां पे उनका लॉलीपॉप सही पकड़ाया गया। लेकिन अभी अब देखोगे कि उन फ्री रुपए मिले किसको है? किसी को भी नहीं मिले। ठीक है, लोगों को तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी आने वाले 5 साल में अगर उन्होंने फ्री कुछ नहीं दिया तो दिल्ली में सरवाइव कर पाएगी, जो मेरे को लगता है पर्सनली। लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अगर पानी का बिल आ गया तो भाई, एक मैं जो मानता हूँ कि एक कॉमन आदमी का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आपको 10 साल के लिए आपका कोई बिल नहीं आया पानी का और बिजली का, और एकदम से आपको सरकार बदली और नेक्स्ट मंथ से आपको बिल हाथ में पकड़ाने लग गए कि 1000 रुपये 800 रुपये, ज़्यादा नहीं है, 1800 रुपये आपका बिल आया और वो आप पे कर दो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी उस चीज़ में खुश होगा। वो तो ये मानेगा कि ये चोर है, वो ये नहीं मानेंगे कि भाई ये मेरा भी कर्तव्य है कि हमें देना चाहिए वो चीज़। जैसे हरियाणा है, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फ्री पर्क्स नहीं है किसी भी तरह के। इवन जो हमारी बसेस के जो किराए हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाई रेट है।
जो हरियाणा बसेस के जो रेट्स है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ से 40 किलोमीटर की यार 50 रुपए की टिकट है। दिल्ली के अंदर एक हिस्से से जाके दूसरे हिस्से तक जाने के लिए 50 रुपए की टिकट अगर कर दें तो भाई साहब वो मुद्दा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है 80 150 रुपये 200 रुपये इवन 500 रुपये की टिकट है यार अपने यहाँ पे। वो भी मैं उनकी बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल बसेज है, AC चेयर वाली जो बसेज होते हैं वो नहीं, सिर्फ नॉर्मल जो बसेज है वो भी इतनी ज़्यादा महंगी है हमारे यहाँ पे। तो मैं ये कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं पाता हूँ। दिल्ली बोलते दिल वालों की है लेकिन फिर जेब खाली क्यों हुआ? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या मानते हैं आप? जैसे एक बात मैं और इस रीज़न का मैं जवाब दूंगा थोड़ी देर में। एक जो बात मेरे दिमाग में आई थी ना, जैसे दिल्ली में बसेस फ्री वगैरह कर दी थी या बहुत सारी फ्रीबीज दी गई थी, उसमें जो एक ये पिंक कलर की पर्चियाँ बांट रहे थे, टिकट बांट रहे थे, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरा जो सोचना है वो ये था ना कि ये भी एक तरह का एक करप्शन का पार्ट था, क्योंकि कितने टिकट्स जा रही हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। मशीन से निकल रही है तो नहीं, मशीन से नहीं निकल रही थी, वो ऐसे फाड़ के दे रहे थे। पिंक वाली जो टिकट्स हैं, मैंने मतलब बसेस में कभी ट्रैवल किया नहीं नहीं मैंने किया है, मुझे पता है। लेडीज के लिए जो पिंक टिकट्स होती थी ना वो फ्री में दे देते थे। कितनी 2 3 4 कितनी, हाँ ये देखा है मैंने, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। एक बार मैं चढ़ा था वो देखा मैंने, ये नहीं देखा मशीन से निकाल रहे कैसे निकाल रहे। क्या है उसमें, क्या है मुझे जो अभी तक पता चला है कि भाई जो इसमें कुछ प्राइवेट बसेस भी हैं, जैसे दिल्ली ट्रांजिट की बस है, ऑरेंज कलर वाली बस है ना, जो ग्रीन वाली है वो सरकारी है, जो रेड वाली है वो सरकारी है, जो क्लस्टर बसेस है वो सारी प्राइवेट हैं। तो जब प्राइवेट बस वाला वो पिंक टिकट अनलिमिटेड देगा तो उसका बिल भी तो भेजेगा। प्राइवेट वाला तो अपनी बस में फ्री में सफर नहीं करने देगा। तो प्राइवेट में भी था वो, प्राइवेट में भी था ये सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट से लेगा ना वो। यस, तो जो प्राइवेट वाला जो बिल भेजेगा वो किसे भेजेगा? गवर्नमेंट को ही भेजेगा। और वो कितना भी बिल भेज सकता है, अनलिमिटेड बिल भेज सकता है। और गवर्नमेंट को अगर कुछ खाना है इंटरनली तो वो पास भी करेगी बिल को। तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई ये फ्री पक्ष दिल्ली में जो फ्री दिया था ना वो अपने गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए दिया था कि हमें कहीं से कुछ चंदा मिल जाए, इनडायरेक्ट वे में मिल जाए, क्योंकि भाई अगला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रह चुका है, दिमाग इतना है उसके, IRS रह चुका है, दिमाग उसके पास था कि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में लिया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, उसने उस अपने टाइम पे गवर्नमेंट बसों को कम चलाया और प्राइवेट बसेस को ज़्यादा चलाया। अच्छा, इस रूट, जैसे टिकरी वाटर वाला रूट था अपना, ये रूट पड़ता है ना, इस रूट पे मैंने गवर्नमेंट बसेस बहुत कम देखी हैं। घंटे भर में एक बस आती है गवर्नमेंट बस, लेकिन प्राइवेट बस 15 या 20 निकल चुकी होती है। जब प्राइवेट बस इतनी निकल रही है मतलब प्राइवेट टिकट ज़्यादा बिक रही है, और जब प्राइवेट टिकट ज़्यादा बिक रही है तो बिल ज़्यादा जा रहा है उनके पास, और बिल जब ज़्यादा जा रहा है तो गवर्नमेंट पास भी कर देगी और इनडायरेक्ट चंदा भी आ जाएगा, है ना। अब जब सपोज कंडक्टर है, कंडक्टर को क्या है, 1 टिकट दे या 5 टिकट दे, उसको कोई पूछने वाला है कितने आए कितने गए, उसका कोई हिसाब नहीं है। कई बार तो मैं जब बसेस में घुसता था ना, ऑरेंज वाली में, फ्लोर पूरा बिछा हुआ होता था टिकट्स का, पिंक टिकट से बिल्कुल बिछा हुआ, ऐसा लगता था इतने यात्री कहाँ से आ गए इसमें। और उनसे पूछो कि भाई मेल्स में कितने हैं, मेल्स में बोलते कुछ भी नहीं आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मेल्स नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि 1-2 बार गया हूँ मैं, तो 1-2 बार में तो कुछ ज्यादा पता चलता नहीं किसी सिस्टम का। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि ना आदमी चढ़ते भी कम थे, जो मतलब मेंस की जो पॉपुलेशन थी वो चढ़ते भी कम ही थे। उन्होंने, दिल्ली में मैंने जहाँ तक देखा कि आदमियों ने अपने व्हीकल से ज़्यादा ट्रैवल किया है बसेस को छोड़ के। और जो लेडीज़ थी वो यहाँ से अगर मान लो गई हैं कहीं पे गोलगप्पे खाने तो बस में जा रही हैं, ठीक है, जो क्योंकि कन्वीनियंट हो गया ना आपके लिए, तो कि आप कहीं से भी जा रहे हो आराम से जाओगे, ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, बस है ना अपनी, बैठो चलो, ठीक है। लेकिन आदमी तो ऐसे ट्रैवल नहीं करता। वो अगर निकला है जॉब के लिए निकला है तो उसको क्या चाहिए, अगर एक सीट मिल जाए, वो क्या पता 2 घंटे से खड़ा हो तो उसको सीट मिल जाए तो वो निकल सके कहीं पे आराम से बैठ सके। तो बस में तो बैठ ही नहीं सकता है। इससे अच्छा तो वो कम से कम अपना ऑटो ले लेगा या ई-रिक्शा ले लेगा, 10-20 रुपये का उसी का किराया है। 2-3 किलोमीटर में ई-रिक्शा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, बैठ तो सकता है एटलीस्ट। ये सारी डायरेक्शन करती है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ही, क्योंकि जब आप किसी को फ्री दोगे ना कोई भी चीज़, महिलाओं कोई भी चीज़ें फ्री दोगे या उसको कमाने के लिए बिल्कुल कह दोगे भाई तू कमाई मत, सारा कुछ मैं देख लूंगा, तेरे खाने पीने का सारा हिसाब मैं देख लूंगा। सऊदी अरेबिया में क्या था, उनकी जो उनके पूरे जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन मिलता है एज ए पेंशन, एज ए सिटीजन पेंशन, कि आप मेरे देश के सिटीजन हो तो आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आप कुछ भी मत करो। क्योंकि वहां तो पेट्रोल निकल रहा था कुछ साल पहले तक, पेट्रोल निकल रहा था, पैसे अंधाधुंध आ रहे हैं, ठीक है, टाइगर्स पाले जा रहे हैं, शेर पाले जा रहे हैं, घर के अंदर तेंदुए, चीता, हर चीज पाले जा रहे हैं। तो वो शौक दिखा रहा है उसको,
गोल्ड की गाड़ियों पे वर्क हो रहा है, वो कैसे हो रहा है किसी देश का? क्योंकि पैसा अनलिमिटेड है ना, राष्ट्रीय कोष है वो भरा पड़ा है। ये देखिए कि आदमी अगर इतना सब कुछ मिल जाएगा तो वो कैसे होगा, लेकिन उसके एट द एंड क्या हुआ, अब वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है। वो अपने अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारे जितने भी खर्चे थे वो कैसे चलाएं, क्योंकि टूरिज्म तो बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, उन्होंने औरतों को लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, औरतों को हिजाब से हटा लिया है, हिजाब वगैरह पहनना जो उनका था वो हटा दिया है उन्होंने। मोहम्मद बिन सलमान है जो वहाँ के प्रिंस हैं, राजा जो बोल सकते हो, प्रिंस भी नहीं शायद राजा है अभी के टाइम पे, तो उन्होंने जो वहाँ की ऑथेंटिक हदीसें थी 99% हदीसों को उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि जो कुरान को समझने के लिए अगर कुछ चाहिए तो हदीस चाहिए, लेकिन उन्होंने कुरान को की जो मतलब बैकबोन थी हदीस, उन्हीं को रिजेक्ट कर दिया है कि हम हदीसों को नहीं मानेंगे। तो आप देख रहे हो यानी वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अगर मैं डायरेक्टली नाम लूँ तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जो कि टैक्स भरते नहीं है, लेकिन टैक्स की चीज़ें सारे उन्हीं को मिल रही है। जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना, सब्सिडी मिल रही है हर एक चीज़ों में, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाएंगे देश का गाएंगे पाकिस्तान का, लेकिन क्या नाम है खड़े होंगे राशन की लाइन में। आप अगर देखोगे यूपी में देखोगे, इवन दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में तो बुरा ही हाल है, दिल्ली में देखोगे तो वहाँ पे भी ये लाइनों में लगे पड़े हैं। वो ये इस चीज़ में रिफॉर्म्स नहीं चाह रहे कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट दो, वो ये चाह रहे हैं कि हर देश में, जैसे आप देखोगे कि इंग्लैंड में देख लो, पूरा यूरोप को देख लो, यूएसए देख लो, कनाडा देख लो, वो वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं शरिया लो। अपने इंडिया में क्या डिमांड कर रहे हैं? शरिया लो। रहने वाले ईरान, इराक, सीरिया के आदमी वहाँ से चले जाएंगे कहाँ पे? कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस के सारे देश। उनको अपने देश में शरिया लो जहाँ चल रहा है वहाँ रहना नहीं है। जहाँ पे शरिया लो नहीं है, जहाँ पे क्रिश्चियन या मॉडर्न थिंकिंग है, वहाँ पे वो आएंगे और वहाँ पे वो डिमांड करेंगे शरिया लोगे। भाई अगर आपको इतना ही प्रेम था तो अपने देश में रहते आप। आपके देश में अगर इतना ही अच्छा है इस्लाम और इस्लाम का कल्चर, तो आप अपने ही देश में रहते। हम हिंदू जो सोचते हैं कि हम अपने ही देश में रहे, हम दूसरे देश में जाके शरणार्थी ना बने। सोचा कभी आपने सोचा है कि आप बांग्लादेश चले जाएं और वहाँ पे जाके आप चैन से रहेंगे? सोचा कभी? नहीं सोचा। आपने सोचा है? मैं भी नहीं सोचता ऐसे। लेकिन ये अलग थिंकिंग क्यों है? ये अनएम्प्लॉयमेंट से है या किस चीज़ से है? ये अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा बहुत है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि उनको कोई एजुकेशन नहीं है किसी के एजुकेट तो बारे उनको में। यही किया जा रहा है ना। आप बताइए अब। एक तो बड़ा रीज़न अनएम्प्लॉयड का मेरे हिसाब से, जो पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, तो सभी को जॉब तो मिल नहीं सकती, हाँ। गवर्नमेंट जॉब। हाँ। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज शो हैं, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 50,000। हाँ, लाख, 5 लाख कम से कम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 50,000 हाँ। लाख ये मामूली है। हाँ। तो सबसे बड़ा तो पॉपुलेशन का है, जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल पा रही उसके लिए, और है भी नहीं सबके लिए वो। हाँ, नहीं हो सकती ना। 150 करोड़ आदमी सारे गवर्नमेंट जॉब पे कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। और माइंड सेट सबका उसी वे में है कि चाहिए गवर्नमेंट जॉब। नहीं, अभी जो मैंने देखा है कि ना बहुत सारे आदमी हैं जो कि अभी जैसे हम हैं, हम लोग हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी कंपटीशन क्लियर कर पाए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो दिक्कत ये है गवर्नमेंट जॉब्स ना मिल पाने का, जो मेरा जो मानना है, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही तैयार नहीं करता उसके लिए। हमें पढ़ाया जाता है 2 का होल रूट बताओ, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट उसमें जाते तो वहाँ पे चलती है आपकी ट्रिक सिस्टम, ट्रिक से बताया जाता है। अगर हम 12th तक अगर हमारी पढ़ाई हुई है तो हम जहाँ पर भी अगर हमने एक स्टेप मिस किया है तो उसका आधा नंबर काट लेते था टीचर, है ना, कि आपने डेरिवेशन में ये गलती करी है, इसका आपको नंबर कट है। लेकिन जो गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए अंदर आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पर टीचर्स क्या बता रहे हैं कि बीच का डेरिवेशन छोड़ो, इससे ये ट्रिक लगा के आंसर क्या आएगा। तो प्रिपेयर्ड आपको कराया जा रहा है कि भाई आप डेरिवेशन बनाओ, ठीक है, लेकिन आप जब एट द एंड जब आप उस समाज में आते हैं कि अब आप कुछ कर पाओगे उस पढ़ाई से, तो वहाँ पर आपकी वो पढ़ाई काम नहीं आ रही है। तो वही बात होगी कि आप सारे के सारे साइंटिस्ट बन जाओ,
तो ये भी नहीं हो सकता। सभी उतने शार्प माइंड नहीं है ना कि A to Z, जिसने मान लो किसी ने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली तो भाई वो ट्रिग्नोमेट्री का थीसिस लिखने बैठ गया, किसी ने अलजेब्रा सीख ली तो अलजेब्रा के थीसिस लिखने बैठ गया। वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो एजुकेशन भी इस चीज़ का मेरे हिसाब से जो बोल देते हैं ना कि आपने एजुकेशन नहीं ली इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन मेरे को जो लगता है कि एजुकेशन ही हमने गलत लिया इसलिए अनएम्प्लॉयड है। लैक ऑफ एजुकेशन, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जो एजुकेशन आप ले रहे हो ना आपको पता ही लैक ऑफ नहीं है। एजुकेशन तो वहाँ होगी ना कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहने हो, का सेंस ये है कि आपको पता ही नहीं है आपने एजुकेशन सही ली है गलत ली है। तो प्रॉब्लम ये है ना, वो तो हमारा स्ट्रक्चर ही है ना। जैसे किसी ने स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे हम तीनों ने पढ़ाई करी है, हाँ। 11th 12th सबने तीनों ने करी हुई है ना। हमने कभी सोचा ही नहीं हम इसका करके क्या करेंगे। हाँ, कभी वो सोचा आगे हमने? आगे का प्रॉपर सोचते नहीं। प्लानिंग करके नहीं प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि सारे ये कर रहे थे हमने भी कर ली। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग ठीक है, एक टाइम पे हाँ सभी इंजीनियर ही बन रहे थे, तो हमने भी सोची करने की, सोची, लेकिन उस टाइम पे वो इतनी पिट चुकी थी कि हमने उस टाइम छोड़ दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी गली में ही 20 बंदे हैं जो कि इंजीनियर है। मेरा तो पूरा परिवार ही इंजीनियर है, हाँ ठीक है। तो मैंने देख लिया था, बट एट द एंड वो यार मेरे को जो उसके बाद कुछ समझ में आया, जो मेरे भाई ने एक दिन मेरे को बताया, मैंने बोला मैं भाई इंजीनियरिंग का फ़ायदा कैसे हुआ आपको। तो उन्होंने मेरे को ना एक चीज़ मेरे को ना बहुत अच्छी बताई जो उस हिसाब से मैं नहीं सोचता था। उन्होंने मेरे को पता क्या बताया, बोला 11th 12th तक है ना, मैं भी एक एवरेज 11th 12th का लड़का था। इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरे को है ना, इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरे को जो 8 सेमेस्टर तक जो घिसा गया ना, एक सेमेस्टर में 16 या 12 जो भी पेपर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इतने पेपर है, उसको आपको मीट करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए आप सोचो कितना पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है ना, आपके दिमाग की जितनी भी नसें होती है ना वो इंजीनियरिंग खोल देता है। जिसे आप देखोगे हर जगह अब आज की डेट में हम चाहे इंजीनियरिंग को कितना भी गाली दे लें कि इंजीनियरिंग कर ली सबने, ये कर ली, लेकिन हमने जितने भी देखे हैं जिन्होंने भी धमाल मचाए देश में वो सारे इंजीनियर्स हैं। APJ अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, ठीक है, या क्या नाम है, आप किसी को भी देख लीजिए जो आज की डेट में भी आपने देखे होंगे पॉडकास्टर जितने भी हैं वो इंजीनियर्स हैं, जितने भी आज की डेट में साइंटिस्ट निकल रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं। मेरे हिसाब से जो फैक्ट है ना, जो फोड़ते हैं उसका फैक्ट ये होता है कि जो इंजीनियर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं, है। मैं इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको ना प्रिपेयर कर मैं देती इसका है। फैक्ट वही बता रहा हूँ कि ये जो फील्ड है ना जिसमें आप जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो या कोई भी आप एग्जाम क्रैक करते हो, इसमें आपको इतना ज्यादा घिसना पड़ता है ना कि आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप ना कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो, मैं ये नहीं कहता जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही उठाओ, आप कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें आप हार्ड वर्क करना डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी से कहता हूँ 99% चांसेस बन जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल नहीं होंगे तो उन आदमियों से जरूर आगे निकल जाएंगे बिल्कुल, जिन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया। बिल्कुल, जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, हाँ, तो कुछ आदमी सोचते ही रह जाएंगे, हाँ। लेकिन आज हमने जैसे इनिशिएटिव ले लिया, नहीं भाई आप बनाना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज क्या है, इंजीनियरिंग हमें सिखा देती है डिसिप्लिन में कैसे रहना है, बस वो जबरदस्ती सिखाती है, वो दूसरा पॉइंट है। हाँ। लेकिन हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई हमें ये करना है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, करना है तो करना है बस। हाँ। यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हर एक फील्ड में। कंसिस्टेंट आदमी बन जाता है ना, जैसे हमें नर्सरी से लेकर 12th तक की ग्रेजुएशन की जो भी पढ़ाई करवाई, ठीक है, 12th तक जैसे मैक्सिमम लोग एवरेज ही होते हैं, कोई टॉपर नहीं होता, मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। बिलो एवरेज भी होते हैं। जैसे मेरा तो डेली का काम है, मैं तो डेली बच्चों को देखता ही हूँ, तो मैक्सिमम जो है क्लास में 2-3 ही ऐसे होंगे जो बड़े ही सीरियस होंगे। मुझे क्या लगता है कि अगर आप 2 बच्चों को निकालो, ठीक है, तो एक को तो आप मान लो फाइन आर्ट्स में रख दो, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सुबह से शाम तक ड्राइंग बनाएगा, ठीक है, और एक बच्चा आपने निकाला जो कि ना 12th तक बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, उसको आपको टॉप नॉच सारी चीज़ें दे रखी है। लेकिन मेरे को ये लगता है जो नर्सरी से 12th तक इतने ईयर्स में जिस बच्चे ने सिर्फ ड्राइंग बनाई है ना, वो एट द एंड फोड़ देगा क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका एक रीज़न ये है कि जो 12th तक टॉप कर रहा है और एक बच्चा जो 12th तक एवरेज है, उसकी हालत हो जाती है ये वाली घोड़ा देखा है, घोड़ा, हाँ, घोड़ा या गधा, जो टॉपर है, जो टॉपर है उसको ये वाली आदत हो कुछ जाती दिखेगा है। नहीं आगे। घोड़ा जो होता है ना, उसको पट्टे लगा देते हैं यहाँ पे आंखों के सामने, उसको सीधा सीधा ही दिखता है और उस रेंज में जो भी होगा उसको बस वही भी दिखेगा। कर देते टीचर, हाँ, कि ना आप तो बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन उसको गाइडेंस कोई नहीं दे रहा। गाइडेंस कोई नहीं दे रहा, हाँ, क्योंकि लोगों ने छोड़ भी दिया ना, क्योंकि ये तो कर ही लेगा, हाँ, जो भी है कर ही उसको लेगा, मान लेगा, अरे यार ये तो कुछ करेगा। और जो दूसरा एवरेज बंदा है वो चारों तरफ देख रहा है, वो इधर भी देख रहा है, वो उधर भी देख रहा है, वो उधर भी देख रहा है, वो ये देख रहा है कि कहाँ से वो मैं गालियां निकल भी सकूं। खा रहा है, वो अप्रेज भी ले रहा है, वो पिट भी रहा है, वो
तो वो ये सोचेगा मैं कहाँ से निकल सकूं, कोई रास्ता तो तो होगा। उसका दिमाग इतना एक्टिव है ना, सबसे घटिया चल रही है आज के टाइम पे। सबसे घटिया। घटिया नहीं बोल सकते इसको, नहीं घटिया बोल रहा हूँ मैं, तो घटिया बोलूंगा, मैं देख चुका हूँ ना आज के टाइम पे। आप भी पेरेंट हो, सबसे कोई नहीं, हम किसी की पेरेंटिंग को ही नहीं बोल सकते ना वो घटिया है। नहीं देखो जो है फैक्ट, हमारे जो वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है, मैं क्या जितनी बता उसकी रहा हूँ, थिंकिंग है। सुनो मेरे हाथ में एक जहर है, जहर की शीशी है, हाँ। मैं अपने बच्चे को पिलाना चाहता हूँ ये सोच के ये तो अमृत है, क्या कर रहा हूँ फिर मैं? नहीं वो आपकी अज्ञानता है ना, मेरी अज्ञानता है ना, वही बात है। लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को ये मान रहा हूँ ना मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। अब हमने क्या गलती की है पता है, हमारी जनरेशन में जो हम लोग जो 90s की जनरेशन, 90s to 200 के बीच में जो पैदा हुए, 2000 के बीच में, उनको ये लगता है हमारे माँ बाप ने हमें कष्ट दिए हैं, हमारे माँ बाप ने हमें तो हमें तोड़ा है, प्यार नहीं हमारे माँ बाप ने तो हमें प्यार ही नहीं किया। हाँ तो हमने ये सोच लिया हम अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे ना कि अपने माँ बाप को दिखा देंगे देखो ऐसे होती है पेरेंटिंग। उस चक्कर में हम गधापन कर रहे हैं, हम अपने पेरेंटिंग, अपने जो माँ बाप के पेरेंटिंग थे ना उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, आदमी का माइंड ब्रेन तभी डेवलप नहीं तो होता है। उस चीज से काफी सारी आपने अगर नहीं देखो जैसे हर बच्चा अलग होता है, क्योंकि अगर आप घर में 2 बच्चे हो तो पेरेंट्स हमेशा बायस्ड हो जाते हैं, एक बच्चे को ज्यादा प्यार करेंगे, एक को कम करेंगे, कोई रीजन नहीं होता उसके पीछे, बस करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें कई बच्चों के लिए गलत हो जाती है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि ना हर चीज को ना एक बार इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा दूसरा बेटा है वही सब कुछ कर पाएगा, वही सब कुछ कर लेगा, हमारी तो बुढ़ापे की लाठी यही है। ठीक है, तो ये जो पेरेंटिंग है मैं उसको गलत मानता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलते ऑल ओवर पेरेंटिंग खराब है, तो अगर आप ये देखोगे तो जो हम जितने भी 90s के बच्चे हैं बकवास चीज़ों में सभी से पीछे हैं। अगर आप देखोगे हम टिकटॉक पे नहीं नाचे, 90s के नहीं बंदे नाचे, आपने देखा होगा नहीं नाचते, कितने नाचे हैं, कम परसेंटेज है ना। जो स्टार्टिंग से ही अगर एक्टिव होगा कोई उस माहौल में रहा होगा वो क्या है। लेकिन हम जो 90s के जितने भी हम बच्चे हैं हमारी थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हम समाज में फिट नहीं होंगे। पहली चीज़ ये, या इसको हम नेगेटिव में भी देख सकते हैं कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि समाज क्या कहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस चीज़ से भी अगर हम दूसरी चीज़ में देखें तो हमने समाज को भी अच्छा किया है। हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। जो हमारे पेरेंट्स थे वो लास्ट जनरेशन है जो कि भोले हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे लास्ट जनरेशन है जो कि भोले हैं, हमारी जो मदर्स है। अब जो हमें लगता है जो आने वाले जो पेरेंट्स बनेंगे, हम हैं, हमारी वाइफ्स है, हमें नहीं लगता ना कि वो भोले बनेंगे। जैसे हमारी माँ थी, हमारी माँ को हम कैसे भी बहला फुसला देते थे, है ना, आज भी बहला फुसला सकते हैं आराम से, और वो हमेशा इस हिसाब से देखेगी हमारी तरफ कि हाँ मेरा बेटा कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, है ना। लेकिन अगर आज के हम पेरेंट्स को, जैसे अब हमें है, अब हमारे बच्चे हमें चूरन चटाने लगेंगे तो हम नहीं छटेंगे, हम उन चीजों से निकल चुके हैं ना। देखो जैसे एक हरियाणा बात और में मैं बोलना चाहूंगा, विकास भाई को फेयर करूंगा उस चीज के लिए कि जितना हम बच्चों को फैसिलिटीज ज्यादा देंगे, हाँ जितना फेवर ज्यादा करेंगे, चाहे वो लाड प्यार कर लो कुछ भी, अगर उनको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, थोड़ा धमका के नहीं रखेंगे, उनको ये नहीं बताएंगे भाई ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये चीजें उनको बतानी जरूरी हैं। नहीं ठीक है, देखो तो बालक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सोचता अगर मैं एक भी ही वैसे ही तरह हूँ। हम लाड प्यार करते रहेंगे उनको, क्योंकि हमने मारना सारी चीजें पीटना झेली भी हैं। सोचता हूँ, लेकिन है ना मैं सोचता हूँ कि ना बच्चे को प्यार मिलना चाहिए। पेरेंटिंग का जो हमें बात कर रहे हैं कि आपके नज़र में मतलब एक गुड पेरेंटिंग क्या है, वो हर चीज देखो मेरे डिफाइन नहीं की जा सकती मेरी ना। नज़र में गुड पेरेंटिंग ये है भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी बिठा के सिखाया नहीं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कभी नहीं सिखाया। पेरेंटिंग मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बिठाए ज्ञान पेलना शुरू कर दो। आजकल के पेरेंट्स में मैं क्या देख रहा हूँ, मैक्सिमम जो देख रहा हूँ ना मैं वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि अपने दिमाग से कुछ भी। जो बच्चा टिकटॉक पे रील बनाता है, इंस्टाग्राम पे रील बनाता है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में कॉमन ये देखा है, उनकी मम्मी भी बनाती है, उनके फादर भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, उन्हीं के बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, वही डांसर बन रहे हैं, समझ गए। तो मतलब ये है कि जो बच्चे अपने पेरेंट के अंदर देख रहे हैं ना चेंजेस, बच्चे वही करना शुरू कर रहे हैं। बच्चे ही गलती में इसमें बिल्कुल नहीं मानता, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं दिन भर में। अब जैसे आजकल एक इंसिडेंट हुआ था, अभी एक रोहतक स्कूल में एक इंसिडेंट कल ही परसों डिस्कस कर रहे थे। एक बच्चे ने, नर्सरी क्लास का बच्चा, उसने एक नर्सरी क्लास की लड़की को किस कर दिया। अच्छा किस कर दिया। हाँ हाँ तो मैडम ने देख लिया, हाँ। मैडम उसको पढ़ के ले गई कि सर देखो इतना छोटा सा बच्चा एक नर्सरी क्लास के बच्चे को किस कैसे करता है, हाँ किस कैसे कर सकता है, मतलब इतनी थिंकिंग उसके अंदर कैसे आ गई। तो प्रिंसिपल ने उसको बुला के पूछा, बेटा आपने इसको किस क्यों किया, आपने कहाँ से देखा। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरे पापा ना मम्मी को रोज सुबह किस करके जाते हैं।
हाँ। तो मैंने भी कर दिया। हाँ तो बच्चे ने देखा तभी तो सीखा ना उसने। उसको किसी ने सिखाया क्या भाई बेटा जाके ऐसे कर देना? तो इतने से बच्चे के अंदर ये समझ आ सकती है, तो हम उस बच्चे को छोटा तो नहीं कह सकते। मतलब ये है कि हमें बच्चे उसने के तो सिर्फ सामने देख के वो इम्प्लीमेंट किया, उसने सोच के नहीं किया ना। बस यही बात है। आजकल जो पेरेंट्स है ना, वो बच्चे के सामने कुछ भी कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम तो बच्चे के सामने एक दूसरे से प्यार जता रहे हैं, सब कुछ फॉर्मेलिटीज का। आप नोटिस करोगे हमारे पेरेंट ने आज तक कभी कैसा कुछ हमारे सामने कभी कुछ नहीं होते देखा। ना हमने नहीं देखा। हमने वो सोचा पर्दा भी रहा नहीं। है, वो पर्दा रहा है। पर्दा रहा है बिल्कुल। अच्छा हमारे संस्कार हैं, हमें ये पता होता था कि भाई जैसे ये दुनिया चलती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बच्चे कैसे अब वो होते हैं। 8th में जाके पता चला। हमें 8th में जाके पता चला था कैसे होता है। आजकल के ठीक है। बच्चों को और सेकंड क्लास में अगर कोई ये बोल देता था ना, अगर फोन है ना हाथ में आज भी। अगर हमें भी कोई है। अगर हमें कोई ये बोल देता था कि भाई ये कुछ ऐसे होता है, तो हमें अपने माँ बाप के वो दिमाग में लेके बड़ी घिन सी आती थी। नहीं यार ये ऐसे नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? गाली देते थे जब भी होता था, जब डिस्कस होता था तो भी इग्नोर कर देते तो थे। हमारे दिमाग में ये होता था कि नहीं यार ऐसे मत बोल मेरे माँ बाप के बारे में, ऐसे नहीं हो सकता। हमें भगवान छोड़ के गया ऊपर से। अगर अभी देखें उस चीज़ का कि आज की डेट में बच्चे जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव हो रहे हैं, उस चीज़ का जो अगर है, ये तो है। पहला कारण है कि माँ बाप ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है, देख क्या रहा है। ठीक है। और दूसरा सबसे मेन रीज़न है कि बच्चे के हाथ में फ़ोन आया कैसे, ठीक है। सबसे जो कंसर्न की बात है वो यही है कि बच्चे तक फ़ोन पहुंचा कैसे। अभी जो है पेरेंट्स का मैंने एक पैटर्न देखा है कि ना, एक तो बच्चे को 2 साल का हो जाए तो उसको स्कूल भेजो, 2.5 साल का हो जाए तो स्कूल भेजो। पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मेन हाँ, क्या है, उनका पीछा छुड़ाने का मतलब चाहते हैं है। ये। और जो मेरी थिंकिंग है कि बच्चे को 5 साल तक खुद एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप में। वो एक्सप्लोर करेगा अपने आप को, क्योंकि अगर आप 2.5 साल के एक बच्चे को सीधा एक वही बना दिया ना घोड़ा कि भाई 7 बजे उठ, 8 बजे तक स्कूल पहुंच, उसके बीच में तेरे को लंच भी करना है, तेरे को नहाना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है, और स्कूल भी पहुंचना है, फिर प्रेयर में भी खड़ा होना है, फिर स्कूल में भी बोलना है, फिर टीचर्स को गुड मॉर्निंग भी करना है। मतलब उसको एक कॉर्पोरेट लाइफ दे दी हमने 2.5 साल के बच्चे को। किसके लिए बनाया जा रहा है ये चीज़ें? एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के लिए, कि अपने बॉस के सामने 9 बजे जाके अटेंडेंस लगा सके। उसको इस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एक और उसी बच्चे को अगर हम 5 साल तक खुद में खेलने दें, खुद को एक्सप्लोर करने दें, मेरा मानना ये है, तो वो बच्चा है ना, उसका टैलेंट भी हमें पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही आगे निकले। काफ़ी बच्चे ऐसे निकलते हैं कि आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छे निकलने लग जाते हैं, सोचते ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हैं, स्टोरीज बनाने लगते हैं अपने मन से बहुत अच्छी, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट में देखते हैं। लेकिन अगर 2.5 साल का बच्चा है, स्कूल में गया है, तो उसको क्या सिखा रहे हैं हम लोग? जो हमने सीखा वही सिखाएंगे, कुछ अलग तो अभी है नहीं कि वो बच्चा 2.5 साल का। जैसे मान लो हम 3 साल की एज में बैठे थे स्कूल में, 4 साल की एज में बैठे थे, तो बच्चों को आज की डेट में 2.5 साल का कर दिया है, ठीक है। अगर हमारे टाइम पे तो मेरे ख्याल से 5-6 साल से कम, 5 साल 6 साल से स्टार्ट। मान लो, चलो मान लेते हैं कि 4 साल का था, 4 साल की एज में बैठाया, स्ट्रक्चर तो सेम है ना, उसमें अलग आप निकल के क्या आ सकता है? कुछ नहीं निकल के आ सकता। इसमें मेरा जो सोचना है वो ये है ना कि जैसे आपने कहा कि ऐसा ऐसा कर देना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए ना बहुत सारे सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है, अभी जैसे मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ ना, उसका मेन रीज़न जो मुझे लगता है, जैसे मैं आजकल बच्चों से पूछता हूँ, बेटा आपका क्या करने का प्लान है, क्या मूड है, क्या बनना चाहते हो? मैं आपको 30 स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ, आउट ऑफ 30 27 या 28 सर कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं सर। पढ़ाई में मन लगता है? अभी पढ़ाई में मन लगता है? नहीं सर, बस नहीं यार, हमारे टाइम पे तो है ना, मतलब एक ड्रीम होता था नहीं, चीज अभी का। आज के टाइम पे ड्रीमलेस हैं सारे बच्चे। हमारे टाइम पे तो किसी से पूछ दो, चाहे तो पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, उनको गाइड करने वाला भी नहीं है प्रॉपर कोई। 90% बच्चों को ये पता ही नहीं उनको करना क्या है, क्योंकि वो एमलेस आ रहे हैं स्कूल में। इसलिए आज के टाइम पे ना देखोगे जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैंने पढ़ाया है कुछ स्कूल्स में, उनका कोई एम नहीं है। और जब एम नहीं होता ना, तो वो अगले दिन का होमवर्क भी नहीं करके आते। सिंपल सा टास्क होता है ना होमवर्क करना। दूसरी बात, कुछ बच्चों से मैंने पूछा, बेटा आज घर पे जाके क्या करोगे? तो उनका पूरा प्लान रेडी है, सर घर पे जाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, दोस्तों के साथ वहां जाऊंगा, फिर रात को गेम खेलना है। इस पूरे एक्टिविटी में ना उसने कहीं भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं डिस्कस किया जिससे उसकी लाइफ बन सके, जिससे उसका करियर सेट हो जाए कि मैं अपने फ्यूचर के लिए सर ये करूंगा। उसने सिर्फ वो वाली बातें बताई जिसमें वो एंजॉयमेंट करेगा, वो सिर्फ एंजॉय करेगा। तो बच्चा सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहेगा तो फिर काम कब करेगा? काम करना सीखेगा कब? आज के टाइम की प्रॉब्लम पता है क्या है? यही है कि वो काम करना सीख ही नहीं पा रहा।
कि काम करना कैसे है और डिसिप्लिन में कैसे करना और है, क्या करना है। क्या करना है। उसको सिर्फ आसपास के जो डिस्ट्रैक्शन है ना वही इतना जबरदस्त तरीके से खींच रहा है ना कि वो उसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लस एक चीज और आलसी भी हो गई ज्यादा। आलसी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि जब बेड पे पड़े पड़े मोबाइल चलाएंगे तो आलसी तो हो आलसी जाएंगे। हो गए। आप 2 दिन मोबाइल चलाओ बेड पे पड़े पड़े, तीसरे दिन उठने का मन नहीं करेगा। जनरेशन इसी को बोलते हैं गैप। आने वाले टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आप मतलब किस दिशा में देख रहे हो, वो बढ़ेगी या घटेगी? देखो आने वाले टाइम पे ना अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जबरदस्त बढ़ने वाली है ना जिसकी कोई हद नहीं होगी। ये इसलिए नहीं कि काम की कमी होगी, काम की कमी कभी नहीं होगी। काम बहुत सारा होगा आने वाले टाइम पे, लेकिन आज की जो जनरेशन है जो मैं देख पा रहा हूँ वो एक तो फिजिकली एक्टिव नहीं है, दूसरा उनका ब्रेन एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें उनके अंदर है ही नहीं तो वो काम कैसे कर पाएंगे, राइट। आने वाले टाइम में जो हार्ड वर्किंग का काम होगा या जो कोई भी माइंड का काम होगा, आज के टाइम पे बच्चों का ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं है तो फिर वो काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इस वजह से बढ़ने वाली है क्योंकि बच्चों के पास दिमाग ही नहीं होगा काम करने के लिए। आपको मतलब क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है, मेन कारण जो आपको लगता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उसको फिर हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बच्चों को, जो मेरा पर्सनल वो है, बच्चों को शुरुआत से हमारे को कोई स्किल्स सिखानी चाहिए एक तो। हाँ। ठीक है, बच्चों को स्किल्स आएगी तो बच्चे नौकरी की तरफ ना भाग के अपना खुद का कुछ सेटअप कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जॉब से कहीं बेटर होगा। ठीक है। और आने वाला टाइम पे जो स्किल्स जिसको आती है ना उसी का फ्यूचर है। मेन तो यही है, अपने बच्चों को स्किल्स सिखाओ। ठीक है, किसी जिस चीज में ये नहीं है अपने अपने तरीके से, उसको उसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से। लेकिन हमारे को पता कैसे चलेगा किस चीज में इंटरेस्ट है? वो बच्चे को उसकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी ना, हमारे को नोटिस करना पड़ेगा। तो वो तो चलो हमने अभी आने वाली जनरेशन के लिए बात कर ली, अभी के जो सिनेरियो है उसमें हम कैसे टैकल कर सकते? स्किल इंडिया। लेकिन उस चीज़ का मतलब मैंने देखा है जहाँ तक कि ना ग्राउंड पे अभी कोई है ना असर आया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया स्किल इंडिया कर दो, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव क्या बनाया है? कुछ बीच में चला था 5-6 साल पहले कंप्यूटर सेंटर चले थे बहुत सारे, चले थे, लेकिन अब वो फिर से गायब हो गए। यानी उन्होंने भी सिर्फ एक मुद्दा उठा के और वापस भाग गए। प्रॉब्लम ये है ना कि स्किल इंडिया बोल तो दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो हम लोग ही है ना। चलो ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है? वो तो सरकार ही देखेगी ना कि किस किस बच्चे को अलॉट हुआ और उस बच्चे को अब कहाँ पे हमें सेटल करना है। अब देखो, लेकिन वो तो सरकार ने किसी ने देखा ही नहीं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, अब हमारे देश में अनाउंस करके बस वहीं छोड़ दिया, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट हो गया, वो है तो अनएम्प्लॉयड ही। अनएम्प्लॉयड ही है। अब देखो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन के बाद भी बात ये है ना, जैसे हमारे पास हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम सारे यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं, है ना। अब यूनिवर्सिटी ये थोड़ी गारंटी लेती है कि भाई हम आपको बिल्कुल हीरो बना के भेजेंगे। यूनिवर्सिटी तो ये कहती है भाई हमारा ये करिकुलम है, सुनो हमारा ये करिकुलम है, ये आपको पढ़ना है, इतने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं, इतने मार्क्स आ गए तो आपको हम डिग्री दे देंगे, अदरवाइज फेल। ये है करिकुलम। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले, हर साल पता नहीं कितने हज़ारों का एडमिशन होता है। एडमिशन लेने के बाद जो रिजल्ट है, पास होने के बाद 70-80% जो स्टूडेंट है वो पास हो जाते हैं, सबके हाथों में डिग्रियाँ होती हैं। लेकिन जब उनका एक्चुअल टेस्ट किया जाता है तो उनको कुछ नहीं आ रहा होता, उनको पता ही नहीं होता क्या वो पढ़ के आए हैं, क्या वो पढ़ के नहीं आए हैं। मेरे साथ के कितने सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, जिनसे मैं पूछ लूँ भाई तुमने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, उनको 1% याद नहीं है उन्होंने क्या पढ़ा। उनके हाथ में डिग्री है लेकिन उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या पढ़ा। तो जो स्किल इंडिया का जो ये चला था ना मूवमेंट, जो चला था ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एक फ्रेंचाइजी ले ली भाई, कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया कि मैं अपने एरिया में स्किल इंडिया चलाऊंगा। अब मैं फ्री में तो नहीं चलाऊंगा, गवर्नमेंट से पैसा भी तो लूंगा, पैसा तो दे ही रही है गवर्नमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा सर्टिफिकेट्स का, कि भाई मेरे यहाँ पे इतने बच्चे आए थे, इतने बच्चों ने सीख लिया और सीख के यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ से सीख के जाने के बाद वो कहीं जॉब लग रहे हैं या नहीं लग रहे, मेरी थोड़ी गारंटी है उस बात की। उसका कोई सर्टिफिकेशन था ही नहीं कि मैं यहाँ से निकलवा के आपको जॉब भी लगवाऊंगा। अगर जॉब लगवाने का होता ना ये, तो इतने सर्टिफिकेट्स इशू ही नहीं हो सकते थे। ठीक है, लेकिन वादा तो यही किया गया था ना, वादा ये नहीं था स्किल इंडिया में आओ, स्किल इंडिया में आओ, सीखो, बस यही खत्म। सिखाने तक का था, जॉब लगाने का जो है बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर उस चीज का फायदा ही क्या हुआ? फिर तो उस चीज का फायदा देखो, इम्प्लीमेंट कुछ चीजें सरकार करती है। आपने अगर आप गए उसमें, नहीं गए, मैं गया हूँ, मैंने किया है, वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया। वहाँ पे कॉपी ली, उसमें से कंप्यूटर्स पे नहीं, उनको दिखाया आपको इधर उधर, नहीं बोर्ड पे लिख के
ये आपको इस तरह से आपको क्या नाम कोडिंग लिखनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट का करवाया था। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम जो है ना फॉर्मेलिटीज हुई थी हाँ। कि भाई हमने यहाँ से इतने स्टूडेंट पास करवा दिए, अब हमारा इतना बिल बन गया है, गवर्नमेंट से बोल दिया गवर्नमेंट से ये लेना हमारा उनको भी। बिल दे दो, हमारा खत्म कहानी। उनको अपने पर्सनल फायदे से मतलब था, आपके तो skill से अभी कुछ फिर भी नहीं वही मतलब का वही रह गया। तो अभी इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम से तो सब कुछ बदल नहीं सकता। देखो उसमें टाइम लगेगा। अगर स्किल इंडिया की बात कर रहे हो ना, तो स्किल इंडिया में ये एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं भाई कि जितने भी बच्चे आपके यहाँ स्किल सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे जॉब लगनी चाहिए, हाँ, सिक्योर करना चाहिए। सिक्योर करना चाहिए भाई। 10,000 15,000 जो भी है हाँ। मिलने चाहिए किसी ना किसी को, ठीक है। और कि ये कंपनी में आपको जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटर्नशिप दो, हाँ ये जो और कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मान लो चलो आप जॉब नहीं दे रहे हो, इंटर्नशिप दे दो कि भाई आपको आपने ये करके आया तो 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप मिल रही है, ठीक है, पेड है या नहीं है वो चीज वो करने देख के बाद लेगा। एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, बिल्कुल। एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा तो दूसरी कंपनी भी ले लेगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ना ले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संस्थान ले जिसने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है लेकिन एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट ना, एफिलिएटेड तो गवर्नमेंट से रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो उसने आपको अभी मान लो सिखाया। आपका स्कूल है, जैसे अभी आपने कुछ बात की थी कि आपका स्कूल है, आपने तो पास आउट करवा दिया, अब उसके आगे की सिक्योरिटी कैसे लोगे आप? स्कूल नहीं ले सकता लेकिन स्किल इंडिया तो ले स्कूल सकता तो वही है ना, है। नहीं, आप ही ने तो फ्रेंचाइजी ली है, हाँ तो आप कैसे लोगे? वो तो गवर्नमेंट ही आपको ऑफर करेगी ना कि आपके यहाँ से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो बच्चे आप मेरे को सर्टिफिकेशन सबमिट करोगे, ये बच्चों ने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब गवर्नमेंट देखेगी कि इस बच्चे को कहाँ इंटर्नशिप दिलवानी है, हाँ उसका नेटवर्क नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देखेगी। नहीं, अब वो जैसे उसका सुनो, नेटवर्क कैसे हो अब सकता जैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के एड में बहुत सारी कंपनीज के नाम लिख देते हैं भाई कि आप हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, बीसीए करो, बीबीए करो, आपके यहाँ पे हमारी इतनी सारी कंपनीज आती हैं, हमारे यहाँ से ले जाती है बच्चों को, तो वैसा चला सकते हैं आराम से। वही ये कंपनी हमारे आएंगी और कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन गवर्नमेंट करवा सकती है आराम से, वही बात हुई ना, है ना। कि गवर्नमेंट को ही आना पड़ेगा, हेल्प करेगी कि भाई हम कोलैबोरेशन करा देंगे। हाँ। बट बाद में अब देखो, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे कॉलेज की बात बताऊं, मैं जब कॉलेज में था तो एक बेंगलोर की कंपनी आई थी, ठीक है, आई थिंक HCL आई थी, पता नहीं कौन सी कंपनी आई थी। हम टोटल 90 स्टूडेंट्स थे, 2 सेक्शन के मिला के, मुश्किल से 5 या 7 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, मुश्किल से 5 या 7। हाँ। बट उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने कम से कम ये तो रखा था कि भाई कंपनी आएंगी ही आएंगी, और कम से कम 10 कंपनियों को आना था, एक कंपनी आई। वो भी सिर्फ मेरे हिसाब से आपके कॉलेज में इसलिए आया था क्योंकि वो डूसू कॉलेज था, जहाँ पे यूनियन होती है ना, तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट भी होता है, और उस प्रेसिडेंट का दबाव होता है कि सर आप हमारे लिए कंपनीज को इनवाइट कीजिए जो हमारे यहाँ से बच्चे ले जाए, और पूरा का पूरा उसमें प्रेशर होता है, पूरा प्रेशर होता है ऊपर तक, गवर्नमेंट तक का, ठीक है। लेकिन अब जैसे नॉन डूसू जो कॉलेजेस है वहाँ से तो कोई प्लेसमेंट नहीं हुई, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट एफिलिएटेड तो वो भी थे। डिग्री बना के दे देंगे वो सिर्फ यानी वो भी प्राइवेट की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आज की डेट में बुक्स के अंदर भी है ना, राजनेताओं के नाम कोई ग्लैमराइज किया गया है, चाहे तो मुगल्स को, चाहे राजाओं को, या राजनेताओं को। उसके अलावा हमारे किसके बारे में किताबों में पढ़ाया गया आपने एक चीज नोटिस की है, मैंने वो चीज नोटिस की है, हमारे पहले इंडिया में नालंदा विश्वविद्यालय होता था। हाँ। अपनी एजुकेशन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर दी इन लोगों ने। हाँ, कितने गुरुकुल चलते थे, कितने गुरुकुल चलते वो थे। अपनी संस्कृति पहला से- स्टेप था, ब्रिटेन ने जब हमारे पे कब्जा करा तो उनका पहला, जो कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि इस देश को है ना टेक ओवर करना आसान नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। मैकॉले आया था इंडिया, हाँ, तो उसको अगर भारत आया तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना। एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इसलिए खत्म की ना हमारी, क्योंकि वैसे तो कंट्रोल हो नहीं सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी हमें जो ये चीज़ आज की डेट में हमें प्रोपोगेंडा के हिसाब से बताया गया है कि वेस्टर्न जितनी भी नॉलेज है वो सुपीरियर है, तो उसको हमें छोड़ के अपनी दोबारा रूट्स में जाना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे ऑब्वियसली। क्योंकि ना हमें पहले के टाइम पे जब मैकॉले भारत आया था ना, तो उसने भारत के हर एक गाँव का भ्रमण किया था। हाँ, उस टाइम पे भारत का कोई भी गांव गरीब नहीं था। हाँ। सब अपने आप में समृद्ध उसने थे। मेंशन किया कि भिखारी नहीं दिख रहे मेरे हाँ, सब अपने आप में इतने समृद्ध थे ना कि कोई भी एक तो गरीब नहीं था, को। हाँ, दूसरी बात कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था। हाँ। अब जैसे हमारे यहाँ पे देखोगे कुम्हार, लुहार, सवनार, हर एक टाइप की जो है जातियां इस टाइप की बनी हुई है। ये काम के हिसाब से बनी हुई थी, उनका प्रॉपर काम उनका प्रॉपर एक काम था, और प्रॉपर काम के साथ साथ उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी था। जैसे कुम्हार के बिना किसी का घर के बर्तन नहीं बन सकते, खाना नहीं बन सकता, सोनार के बिना किसी की घड़ी, अंगूठी, इस
टाइप के जो मतलब ऑर्नामेंट्स जितने भी आदान प्रदान भी ऐसे ही था पहले। ऑर्नामेंट्स बनते थे। तो मतलब जितनी चीजें हम बना रहे थे ना, उनका यूटिलाइजेशन भी उसी हिसाब से था। तो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं था, कोई गरीब नहीं था। उसने यही सोचा होगा कि भाई जब मैकॉले भारत आया ना, उसने यही सोचा होगा कि अगर इसको बर्बाद करना है ना, तो इसका कल्चर उसको खराब कर दो। तो उसने सबसे पहले आते ही कल्चर खराब किया था, ठीक है। और दूसरी बात, उसने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही बदल दिया था। एजुकेशन सिस्टम हमारा ये वाला नहीं था बिल्कुल भी। गुरुकुल चल रहा था। एजुकेशन सिस्टम में मेनली हमारे पास क्या था, हमारे पास जो स्किल होती थी वो थी, ठीक है। मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाता था, पढ़ाया वो तो जाता आज था। पता चल ही रहा है सोशल मीडिया के जमाने से कि मैथमेटिक्स, साइंस, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलनी बहुत जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं है। उन्होंने हमारा कल्चर अपना लिया, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग इनके कल्चर की तरफ जा रहे हैं। आप देखोगे तो जबरदस्ती। अब जैसे उनको पता है हमारी रूट्स वो हैं। अब जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, अब हमारे देश में फ्रेश खाना 24/7 अवेलेबल है। हाँ, कभी भी खा सकते हो फ्रेश खाना। फ्रेश बासी खाना खाने का कोई कल्चर ही नहीं है यहाँ पे, कंसेप्ट ही नहीं है। बासी खाना तो हमारे यहाँ गाय भैंस को डाल देते हैं, है ना। और वेस्टर्न में हमेशा बासी खाना खाने का ही कल्चर है, उनके पास फ्रेश है नहीं। फ्रेश नहीं उसका एक रीजन भी है ना उनके पास। हाँ, उनके पास वो वेदर नहीं है। इंडिया में तो हाँ, सारे वेदर है। बिल्कुल सही बोला। जो है ना, जो वेदर है ना वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा बर्फ पड़ती है, तो उनको तो आदत है कि स्टोर करके रखो, स्टोर करके रखना पड़ता और स्टोर करने के बाद अगर हम बचते हैं, मरते नहीं है अगले वेदर में, तो कुछ उसको खा अब पाएंगे। सुनो, अब उसमें क्या होता है। लेकिन इंडिया में तो कि आज की डेट में भी अब हमारे 6 वो नहीं रहे जो सीजन्स होते थे। 6 सीजन होते थे अब 3 पहले, रह गए। अब 3 ही रह गए हैं, ठीक है। वही सब चीजें जो कि वेस्टर्नाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे, तो वो इस चीज को ना देख के हैरान होते थे कि यहाँ पे 6 वेदर टाइम लैप्स हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेदर आ रहे हैं, और 6 तरह के वेदर आ रहे हैं। ये हम किस्मत वाले हैं जो हम इंडिया में पैदा हुए और हमारे को सभी तरह के एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं। हाँ, तो उस चीज का हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन हमारा, जैसे आपने बोला कि खाने का कल्चर उनसे मिला। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे सब एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास फ्रेश खाना था, उनके पास बासी खाना था। उन्होंने अपने बासी खाने को इतना ग्लैमराइज किया थ्रू मूवीज, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू बहुत सारी चीजें, कि हमें अब देखो, जैसे हम फ्रेश खाना खाते हैं, अब क्या होता है ना, कई बार हमारे पास जो बहुत कीमती चीज होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। धीरे धीरे हम उसको वैल्यू करना छोड़ देते हैं, ये नेचर है इंसान का। और जब जैसे गेहूं खाओ, वही है, ठीक है। अब गेहूं से अब क्या आ रहा है, मिलेट्स पे आ रहे हैं कि भाई ज्वार बाजरा और ये खाना स्टार्ट करो। जैसे हमारा जो नेचर है ना, इंडियंस का नेचर ऐसा है, जो चीज हमारे जबकि उनको पहले बोला जाता था कि ये तो ना गवार, ये तो जानवरों का खाना है, शुरू से खाते आ रहे हैं वो चीजें। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो पीढ़ियां खाती आ रही हैं। तो ये चीज ना हमारे पास स्टार्टिंग से है। इंसान का नेचर ऐसा है, अगर आपके पास कोई भी चीज इजीली अवेलेबल है ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप उस क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कम हो जाती है। ये इंसानी नेचर है। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि उन्होंने अपने पिज्जा बर्गर को इतना ग्लैमराइज किया, कोल्ड ड्रिंक को इतना ग्लैमराइज किया कि हमने लगने लगा कि यार ये खाना। दूसरी बात, उन्होंने उस खाने को चमकाया। चमकाया मतलब आप पिज्जा की एडवर्टीजमेंट की उन्होंने। हाँ, दूसरी बात, जैसे पिज्जा है, उसकी शक्ल देखो, देख के अच्छा लगता है, चमकता है, उस पे लाल पीले कौन स्वीट पोटैटो पता नहीं कलरफुल बना दिया। बनता हुआ देखो ना, कभी तो पता चलेगा नहीं, उसको कलरफुल दिखाया। दूसरी बात, वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसका कलर ऐसे शो किया हमें कि भाई ये तो बड़ी टेस्टी होगी, ये बड़ी वो होगी। तो हमारी रोटी बड़ी सिंपल सी है, हाँ, हमारे कलर की हमारी रोटी होती है, वो कोई खास दिखती नहीं है, ठीक है, रागी की बाजरे की जो होती है। तो हमारे अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई खा के देखते हैं ये चीज़ होती कैसे है। अच्छा, कई बार आप बाहर का पिज्जा खाओगे ना, आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना इंडिया का पिज्जा टेस्टी लगता है। पता है आपको? बाहर का मैंने जो पिज्जा, सुना है कि वो उल्टा है, नहीं ना, बाहर जो का पिज्जा, इटालियन पिज्जा है ना, वो इंडिया में नहीं बनता है। जो इटालियन पिज्जा वो ज्यादा सॉफ्ट, मतलब वो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, नहीं, ये सब कंपेयर टू इंडिया। ये सब मिथ है। इंडिया का पिज्जा सबसे टेस्टी होता है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन टच होता है। उसमें इंडियन टच है, उसमें मसाले डाल देते हैं इंडिया के, समझ गए? वहां के पिज्जा में इतना टेस्ट नहीं है। अच्छा, उस टाइम हुआ क्या, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया इन चीजों को। उन्होंने इतना ग्लैमराइज किया कि भाई हमारा पिज्जा सबसे बेस्ट, और इंडियन ने उसको ले भी लिया, टेक इट कर लिया। हमारे पास तो बहुत है, तुम लोग खाओ। 56 भोग का देश है हमारा, हमारे पास बहुत है, खाओ तुम लोग। अब हम ऐसे कंडीशन पे आ चुके हैं कि जो हमारे घर की लेडीज हैं, मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं, जो हमारी मतलब हाउसवाइफ्स हैं, उनका ज्यादा ये होता है कि भाई नहीं, मुझे तो रोटी नहीं खानी, मुझे तो पिज्जा खाना है। हाँ। तो वो अब पिज्जा की तरफ इतना
कन्वर्टेड हो चुकी है ना। मतलब ये अगर ये देखोगे एक आप, जो standard हरियाणा रूट्स में जितने भी बैठे हैं आदमी, वो इन चीजों को ग्लैमराइज नहीं करते, वो पिज्जा बर्गर में ज्यादा नहीं घुसते, जो कि एक नॉर्मल हरियाणा के जो गांव का जो नेचर है, वो दूध दही का खाना कहेंगे। वो हमारा यही है, स्लोगन ही हमारा यही है ना हमेशा से, दूध दही का खाना मेरा देश वो हरियाणा। जब तक रोटी नहीं मिलेगी शाम को 4-5 खाने के लिए, तब लेकिन आज डेट में 3 टैकल बता दो आप कि क्या 3 चीजों से हम टैकल कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट आप खत्म कर दोगे, जिसमें कौन कौन जिम्मेवार हो सकते हैं? देखो 3 चीजें। आज के टाइम पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, ये सच्चाई है आज के टाइम की। क्योंकि जो माइंड है ना वो इतना डाइवर्टेड हो चुका है, उसको वापस लेके आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है आज के टाइम पे। फिर भी आपको अगर स्ट्रक्चराइज करना है कि 3 चीजें बदलनी हो, बट फिर जिसको भी आपसे लगता है कि भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, फिर भी मैं जिस पे फोकस करना चाहूँगा वो पहली चीज़ तो ये है कि जो स्कूल्स हैं, जो लेटेस्ट एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जा रही है, और जो टीचर्स के हाथ में जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी पहले, वो ख़त्म कर दी है बिल्कुल। ठीक है, उसको दोबारा दे दो, क्योंकि देखो रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी पेड़ के टॉप पे जैसे बच्चों को पीटना, हाँ ये जरूरी चीज है। अरे यार ऐसा नहीं है यार, बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं। नहीं होते। अरे देखो होते हैं मैं भाई। देखो ऐसा कोई देखो सारे बच्चे थोड़ी बच्चे पीटे स्कूल जाएंगे। में जाने से डरने लगते नहीं हैं डरते। कि जाऊंगा मेरा होमवर्क हुआ नहीं है, टीचर जाके मारेगा। नहीं डरते। वो एक फेवर लेने वाली बात फेवर है। लेने वाली बात है। जब तक कुम्हार उसको मिट्टी को जो घड़ा बनाता है उसको तब तक पीटेगा नहीं, ठीक है, वो प्यार भी करेगा, ठीक है, उसको आराम से ही मारेगा, ज्यादा दबाव से ही मारेगा, तब तक कैसे शेप लेगा, कैसे घड़ा बनेगा, कैसे उसका दिया बनेगा। तो वो सारी चीजें मैं जरूरी आऊंगा है। आप पे, आप पहले 3 चीजें आप स्ट्रक्चर कर दीजिए। तो पहला स्ट्रक्चर तो यही है, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है ना, तो हमें इसके रूट्स पे काम करना 3 पड़ेगा। चीजें शॉर्ट में बताओ। पहले चीज तो यही है जो मैंने बताया, टीचर्स की अथॉरिटी बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, पहले चीज ये है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में काम करता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, सोशल मीडिया को हटा दो। वही कह रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, सोशल मीडिया नहीं हट सकता, मुझे पता है। इम्पॉसिबल। और तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा देश प्रेमी बना दो, देशभक्त टाइप का आदमी बना दो। वो एक कलेक्टिवली चीज है। नहीं, कलेक्टिव नहीं है। देशभक्त बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ। देशभक्त बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आदमी देशभक्त होता है ना, तो उसमें उसकी जो आत्मा तो होती नहीं, है, ऐसे नहीं बना सकते ना। बिल्कुल नहीं बनाया वो जा चीजें पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, स्कूल पे Parents, डिपेंड करती teachers, है, school, आपके एनवायरनमेंट पे environment, सब डिपेंड कुछ पे करती depend है। करता तो वो चीजें हम एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए तो कह रहा हूँ, ये बेरोजगारी खत्म करना आज के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो उसके लिए खुद की आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब तक खुद की आत्मा जागृत नहीं होगी ना, तब तक, क्योंकि कोई भी बंदा है, कई सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो कहते हैं यार 10,000 की नौकरी मिल रही है, मैं तो नहीं करूंगा। भाई स्टार्ट तो कर ले, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत तो कर ले, है ना। आज 10 पे है, कल क्या पता 20 पे हो। हाँ, कुछ तो खाली बैठे से तो अच्छा है, कर तो ले, हाँ। है ना। तो आज के टाइम पे ये है कि सपने बड़े बड़े हैं बच्चों के दिमाग में कि मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए, स्किल 5 रुपए की भी नहीं है। बच्चा यही सोचता है कि लाख ठीक है। रुपए की मिले। हाँ। अब आप पे आते हैं, 3 चीजें आप बताइए जो मतलब टैकल कर सकती है इस चीज को। 3 चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो बच्चे का हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जा किस वे में रहा है, किस वे में जाना चाह रहा है, तो उसको उसी वे में बढ़ाओ। पहली चीज तो ये है, ठीक है। उस वे में बढ़ा के उसको बोलो कि भाई तू चाहे हमारे को मंथली कुछ कमा के दे या ना दे, कम से कम अपना वो स्टार्ट करे, कहीं ना कहीं शुरुआत करे। चाहे वो भाई ने जैसे बोला कि चाहे 10,000 की नौकरी मिले या 5,000 की मिले या कितने की मिले, तो बना पहले रूटीन अच्छे से, डिसिप्लिन तो होगा बच्चा, उसको पता चलेगा भाई ऐसे क्या करने से आगे जब भी तो कुछ कर पाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है कि बच्चे को हमारे को हमने ये सिखाना चाहिए, भाई तू ये है, तेरी संस्कृति ये है, ठीक है, उसके तो रूट्स, उसके रूट्स ये हैं, हाँ। उसको ये चीज भी पता होनी बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे बुरे का तभी उसको पता चलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कोई अपना घर में हम जैसे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह खुद भी आनी चाहिए। 3 चीजें जो मेरे को लगती है ना, कि पहला आपको है ना कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे जो मेन गाना वो है मेक इन इंडिया। देश का जो अभी का जो माहौल है, अभी तो फिर भी चेंज होने लगा है। देश का जो माहौल है, इंडिया में जो चीजें बनी है ना वो 3rd ग्रेड है, और बाहर से जो चीज बन के आई ना वो है 1st ग्रेड, ठीक है। तो उसको पहले तो चेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई जो चीज हम 3rd ग्रेड बोल रहे हैं वो नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, हम अपनी ही चीजों को खरीदेंगे, अपने यहीं का बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है। जैसे अब चाइना तो डिपेंडेंट नहीं है ना दूसरे देशों पे, वो तो डंप कर रहा है दूसरे देश में कि लो भाई सारी चीजें हम तो दे सकते हैं। लेने का तो किसी से नहीं है, इंडिया से क्या लेता, कुछ भी नहीं। अमेरिका से कैसे क्या लेता, कुछ भी नहीं।
पर इंडिया अदर हैंड आप देखोगे वो अमेरिका के आईटी सेक्टर में भाग रहा है, चाइना से माल उठा रहा है और अपने यहाँ पे सिर्फ बेच रहा है। वो सिर्फ मिडल मैन का काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है वो अभी नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखोगे जैगुआर थी, वो भी बाहर क्या नाम है, उन्होंने इंडिया में ज़्यादा अपना फोकस नहीं रखा है, उन्होंने सारा यूरोपियन यूनियन में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम पहली जो चीज़ है ना, हमें करना पड़ेगा मेक इन इंडिया का सपोर्ट घर से खुद से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग लेंगे सबसे पहले। हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरा अगर कोई कंपनी बना रही है इंडिया में, उसके लेवल का कोई, अरे नहीं यार उनकी वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जो एक आर्ट्स है, अब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स आप दे देते हो डिग्री, अगर उस बच्चे से आप पूछोगे कि आपने क्या पढ़ा, तो वो 3 से 4 सब्जेक्ट का नाम ले देगा, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, ये नाम ले देगा। उसको अगर पूछोगे तो आप इसमें मतलब किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आप बीएससी कर रहे हो उसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कॉमर्स कर रहे हो उसमें भी एट द एंड आप देखोगे कॉमर्स में फिर भी थोड़ी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि वो फाइनेंस की तरफ जा रहा है, सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है, बैंकिंग जा रहा है, एनबीएफसीज में जा रहा है। वो बच्चा फिर भी एक तरफ देखोगे तो वो थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं। अदर एंड साइंस क्या करोगे, बीएससी कर ली, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एमएससी ही कर सकते हो ना, खुद की थीसिस नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास अभी उतना है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 5th क्लास स्पेशलाइजेशन में बच्चे को डाल दो, मैक्सिमम 8th क्लास तक बच्चे को पता होता है कि मैं किस चीज में आगे जा सकता हूँ। बच्चा नहीं होता, 8th क्लास में उसको ये पता होता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब उसको ना उसकी जो सारी पढ़ाई है वो उसके सब्जेक्ट के अराउंड होनी चाहिए। अगर जैसे किसी ने मैथमेटिक्स ले लिया तो उसके ना अदर जो पार्ट्स है ना, कि भाई आपको साइंस ही पढ़नी है, वो चीज हटा दो। ठीक है, आप मैथ के साथ क्या इंटीग्रेट करोगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। मेरा मतलब ये है कि मैथ के साथ जो सबसे बेस्ट जो चीज जाती है वो फिजिक्स जाती है। आपको मेरे से ज्यादा पता होगा इस चीज में, मैथ के साथ सबसे ज्यादा जो कोहेरेंट है जो चीज, फिजिक्स है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथ के साथ जैसे फिजिक्स को जोड़ दिया तो सिर्फ मैथ और फिजिक्स को लेके बच्चा आगे जाए, उसके ऊपर केमिस्ट्री ना थोपी जाए, बायोलॉजी ना थोपी जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर बच्चे ने अगर दिमाग सेट कर लिया है कि मेरे को मैथ पढ़ना है, तो उस पे सिर्फ एक चीज थोपी जाएगी, एक लैंग्वेज, एक उसका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट और एक उसको सपोर्टिव सब्जेक्ट। जो अगर वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए तो दूसरा अगर उसका बैलेंस बना सकते तो फिजिक्स में भी बना सकते हैं अपना बैलेंस। ये मेरा कहने का मतलब, यानी स्पेशलाइजेशन की तरफ एजुकेशन को। और थर्ड जो है कि ना, इंडिया में जो चल रहा है ना अपीजमेंट की राजनीति, ये एट द एंड है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। आप अगर देखोगे कि एक तबका दिन रात टैक्स भर रहा है, काम कर रहा है, और उसको अगर आप देखोगे उसको घर नहीं दिए जा रहे हैं बना के, लेकिन दूसरी जगह तबका एक जगह राइट्स करके आएगा, दूसरे महीने में उनको शांत करने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग्स बना के दी जा रही है कि भाई ये लो आप यहाँ रुको। जैसे आपने पीछे भी देखा होगा कि दिल्ली में कुछ सोसाइटीज बनाई गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर अपने आसपास इतनी गंदगी मचा दी, क्योंकि वो झुग्गियों से वहां पर गई थी, उन्होंने इतनी गंदगी मचा दी कि वहां पर कोई आदमी रह नहीं सकता। तो उनको घर देने के बाद भी उनको रहने का सलीका ही नहीं आ रहा है। तो इन आदमियों को वर्क पे लगा के, ना कि उनको घर दे के जल्दी कि घर दिया जाए, बस उनको है ना घर दे दिया जाए, सिलेंडर दे दिया जाए, उनकी बेसिक नीड सारी पूरी कर दी जाए, कि महिलाओं को अकाउंट में पैसे दे दिए जाए। इस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मानना है संघर्ष से हम आगे बढ़ेंगे। जो हम जितना संघर्ष करेंगे, जैसे किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। ये देख मेन पॉइंट इसमें ये है, जैसे एक पॉइंट आया कि भाई बेसिक नीड्स पूरी ना करो, है ना, संघर्ष से आदमी आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या है ना, देखो हर बार तो सरकार अच्छी नहीं बनती, सरकार कभी कभी अच्छी आती है ना, जो काम करके जाती है। नहीं तो कई सरकारें तो ऐसे जो बैठ के खा के और खिला के और ऐसे ऐसे चली जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि जो अभी अपनी करंट गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ठीक है या गलत है। अभी जो करंट गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, वो बहुत ही समझदारी से काम कर रही है। ओके। क्योंकि जैसे हमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई सारी चीज़ों को हमें फ्री में अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। गलत फिर तब बोल, पिछली वीडियो नहीं है, मैं टॉपिक है। हाँ, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सारी चीज़ें हमें फ्री में अवेलेबल नहीं करानी चाहिए, हमें उनको संघर्ष से आगे बढ़ाना चाहिए। अपीजमेंट की राजनीति ना, अपीजमेंट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा हम राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो ये गलत है। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि जो दूसरी पार्टी है वो फायदा उठा जाएगी। उसमें क्या होगा, क्योंकि सरकार तो हर रोज नई अच्छी नहीं बनती, सरकार कभी कभी अच्छी आती है जो काम करके जाती है। ठीक है, उनको एक तरफ इसको भी देखना है, एक तरफ अपनी पार्टी को भी देखना है, अपनी सरकार को भी संभालना है। आज के टाइम पे अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे,
कोई दूसरी गवर्नमेंट आगे फ़ायदा उठाएगी। जो जो माइंड सेट है, वोट तो सबके बने हुए हैं, तो जो माइंड सेट है लोगों का वो चेंज हो जाएगा दूसरी पार्टी की तरफ, है ना। वोट बैंक डिवाइड हो सकता है, तो उसमें ना हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी को बचाने के लिए, हमारी सरकार को बचाने के लिए थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा खर्चे या इस टाइप के हो भी जाते हैं ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर एक बार गवर्नमेंट चली गई तो जो काम रफ्तार से चल रहे हैं वो सारे काम ठप पड़ जाएंगे। जैसे अभी बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ना, लगभग तैयार जो है 50 to 60% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसका यूज़ तो अपने यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना। नहीं, यूज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी कंट्री में तो है, अपने देश में तो कुछ चीज़ तो ऐसी आई है ना जो बाहर की कंट्रीज़ में भी होती थी, है ना। अच्छा, मुंबई और गुजरात का जो रूट है वो बहुत बिजी रूट है, और मुंबई में भी बिजनेसमैन रहते हैं बहुत सारे, गुजरात में बिजनेसमैन बहुत से रहते लोग हैं ऐसे बहुत सारे। जिनको अपना टाइम बचाना है तो वो उनके लिए तो हाँ, जैसे अब बुलेट ट्रेन आम आदमी के लिए अब थोड़ी है, बिजनेसमैन के लिए आम आदमी के लिए थोड़ी है बुलेट ट्रेन उनके लिए है जिनके पास टाइम, एक एक सेकंड की कीमत लाख लाख रुपए वैल्यू है, ज्यादा है। है ना, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो उनके लिए है और उनके लिए होना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो आदमी 10 आदमियों को प्रोवाइड कर रहा है या 100 आदमियों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसका टाइम बचेगा तो वो 1000 आदमियों को प्रोवाइड करेगा, उसी टाइम को और कहीं यूटिलाइज करेगा और 2 नई कंपनीज लगाएगा, है ना। तो उससे बेरोजगारी इनडायरेक्टली कम भी हो सकती है। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से अपीजमेंट की राजनीति गलत नहीं है, क्योंकि इसका फायदा दूसरी पार्टीज को भी मिल सकता है। तो इसलिए अपीजमेंट का मेरा कहने का मतलब आपने थोड़ा गलत लगा लिया। अपीजमेंट का मेरा कहने का मतलब जो इंडिया में जो अपीजमेंट की होती है ना, वो एक होती है माइनॉरिटी, और जिसको हम माइनॉरिटी बोल नहीं सकते वो है सेकंड मेजोरिटी। सेकंड मेजोरिटी, ठीक है, तो उसको सेकंड मेजोरिटी को होने, जैसे अभी आप देखेंगे कि इस देश में आपने मुसलमानों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया। अगर आप देखेंगे जो इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है वो है सिख कम्युनिटी। उसके लिए इस देश ने क्या किया, अगर आप सोचने बैठेंगे तो आप 10 चीज़ें नहीं गिना पाएंगे कि सिख कम्युनिटी के लिए इस देश ने क्या किया। सिख कम्युनिटी के लिए सिर्फ 84 के दंगे हुए, ठीक है, उनको एक किसी की राजनीतिक हत्या हो जाने पर पूरी कम्युनिटी को पूरे देश में जलाया गया, मारा गया, ठीक है, सिर्फ यही मिला है। अदर एंड आप देखोगे कि मुस्लिम्स ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 1946 में, हमारे कश्मीरी पंडित्स को भगाया, पश्चिम बंगाल में जब ये देख रहे हैं राइट्स कर रहे हैं, गुजरात में उन्होंने कार सेवकों की ट्रेन जलाई। उनको अगर आप कुछ भी बोलने की कोशिश करोगे तो सरकार भी आपके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि न जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उनको आपने क्या बेसिक नीड दिया, वो यहाँ से जा रहे कनाडा, और वहां जाने के बाद वो कट जा रहे हैं अपने देश से, क्योंकि उन्होंने देखा ना यहाँ पे कि हमें क्या मिला है, कुछ भी नहीं। जो कि माइनॉरिटी है रियलिटी में, अगर इंडिया में देखा जाए तो माइनॉरिटी तो सिख्स है, जितने भी सिख हैं, बुद्ध हैं, ये माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। लेकिन हमने माइनॉरिटी किसको बना रखा है, जो हमारे यहाँ पे 20 करोड़ है। तो ये जो स्टांस है सरकार का, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक और कब तक चलेगा, और इसको कब खत्म किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? देखो, जो सरकार ने किया है ना आज तक, उसको चुना भी इस इंडिया की पब्लिक ने ही है ना। हमारा वोट तो कुछ 5-7 साल 10 साल से पढ़ना शुरू हुआ है, उससे पहले तो हम वोट भी नहीं डालते थे। 1947 जब से देश आज़ाद हुआ तब से इस देश में मैक्सिमम रूल जो है वो कांग्रेस का था, है ना। और कांग्रेस के राज में, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं हो पाए तो ये आपको सोचने वाली बात थी। क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जिसने 60 सालों में, क्योंकि मैं तो बहुत जगह पहले घूमता रहता था इधर उधर, मैं देखता था इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 से पहले कहीं भी नहीं था। यूपी में तो ऐसे अंधेरा पड़ा रहता था ना कि जैसे मान लो कि कहीं सुनसान एरिया में आ गया हूँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसा माहौल था। और उसके 10 साल के अंदर ही, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, 10 साल के अंदर ही मेरे को चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखती है, मुझे डेवलपमेंट हो रही है। तो मतलब ये गलती पब्लिक की मानता हूँ मैं, तो सरकार की नहीं मानता। गलती पब्लिक की है कि उन्होंने इतने सालों तक ऐसी सरकार को सत्ता में बिठाए रखा जिसने कुछ नहीं किया। नहीं तो मौका तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया था, अपने टाइम में उन्होंने इतना सारा काम करवाया, है ना। लेकिन फिर से लोगों ने जिस सरकार को चुना, जितने MP जितने MLA चुने थे, एक वोट की वजह से सरकार गिर गई, है ना, और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, है ना। तो मेनली तो मेरा मानना यही है कि जब तक सरकार जब तक पब्लिक आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक पब्लिक को ये नहीं समझ में आएगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट देश के लिए ज़्यादा कर सकती है, तब तक इस देश में एक परफेक्ट सरकार, एक करेक्ट सरकार रह नहीं सकती। क्योंकि लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मैक्सिमम जो जनता है कि भाई हमें 25 किलो अनाज मिल जाए, 1 किलो तेल मिल जाए, चीनी मिल जाए, बस फ्री का खाने की बस ये फ्री का खाने की आदत है, बस और कुछ नहीं।
ठीक है, उनको अपनी सैलरी बढ़वानी है लेकिन महंगाई नहीं बढ़वानी। ये एक थॉट प्रोसेस है इंडिया के आदमी का, ठीक है। उनकी सैलरी उनको शौक तो चाहिए 2025 के 25 के, लेकिन क्या नाम खर्चे चाहिए उनको 2010 के। तो जब तक वो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक इस देश में एक स्टेबल सरकार नहीं रह सकती। और ये बीजेपी भी इसलिए सर्वाइव कर रही है ना इस इंडिया में। पता है इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि बीजेपी भी जानती है कि जनता को फ्री का लॉलीपॉप दिखाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो टाइम रहते ऐसा कोई ना कोई एक्शन कर देती है जिससे पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है कई बार, है ना। जैसे अभी इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले जो सिलेंडर था वो 1000-1100 के करीब चला गया था। जैसे इलेक्शन आए उससे 6 महीने पहले 800 रुपये का हो गया। जनता भूल गई अपने ना। यहाँ तो नहीं था यार, नहीं था, सब्सिडी के साथ नहीं 1100 का था, मैं भरवाता था 1100 का था, और अब एकदम से 800 रुपये का हो गया था, फिर अभी 854 का चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जनता ही ऐसी है तो सरकार क्या करे? जनता ही ये चाहती है कि हमें उल्लू बनाओ, हमें फद्दू बनाओ, है ना, तो सरकार बना भी देती है। अगर जनता एक्सेप्ट कर ले कि भाई ठीक है जो चीज़ें महंगी है, कोई रीज़न से महंगी है, अगर जनता ही ईमानदार हो जाए तो सरकार की मेरे हिसाब से हिम्मत नहीं हो सकती कि वो करप्शन कर सके। क्योंकि जहाँ भी है, जैसे नेपाल में हुआ है, अभी कर दिया ना नेपाल में लोगों ने। नहीं वो तो गलत है ना उस चीज़ को, हम अगर इस चीज़ को ये बोलने के कर दिया तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है। देश में किसी में भी आग लगना गलत उस देश तो के है, लिए लेकिन गलत उसके है, लिए क्योंकि वहाँ पे सरकार ठीक है, उन देश के लिए वहाँ पे ठीक क्या है। होता है नहीं, जब एक सरकार वहाँ सिर पे के ऊपर से कोई पानी चलाया जाएगा तो हाँ, अब आप बताओ क्या मतलब हाँ, क्या जरूर अपने उस बारे चीज़ में, सरकार के बारे में कैसे क्या सोचते हो? सरकार का पहले मैंने कई चीज़ें नोट की हैं, कई पॉइंट हैं। जैसे भाई ने बोला कि अब सिलेंडर इतना हो गया कि महंगाई लग रही है, लोगों को सोच रही है 400-500 में सिलेंडर मिल जाए। तो आप वो चीज़ भी देखो ना, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगते थे लोग पहले, हाँ 2014 से पहले। वो उस चीज़ को मैंने खुद सबने लोग पैसे लेके लाइन में लगते थे। हाँ दिन के 100 रुपए लूंगा लाइन में लग जाऊंगा, टाइम पे लोग क्या पैसे होता लेके था लाइन में लगते थे। पहले सिलेंडर ब्लैक ज्यादा होते थे, 1-2 गाड़ियां आती थी यहाँ एजेंसी पे, एक गाड़ी तो आते ही ब्लैक हो जाती थी। वो चीजें भी तो बहुत कम हुई हैं, वो चीजें भी तो देखो। खत्म ही हो गई है। हाँ खत्म होगी, वो तो रही है, लेकिन खत्म तो नहीं हो सकती कोई चीज। खत्म नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो नेगलेक्ट कर सकते हो उसको, एक तरह से बोल सकते हो प्रोडक्शन बढ़ गया, चेंज आया है। प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अब दूसरा जो है गवर्नमेंट ने, आप मतलब अभी जो अपनी हालात जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसके बारे में क्या सोच रहे हो? मतलब मैं गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा बुरा वही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जैसे पहले क्या था, कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी मेरे हिसाब से, जैसे रोड के से हाँ, बहुत कनेक्टिविटी अब बढ़ी है इतनी तो। कनेक्टिविटी होगी। जैसे अपना KMP बन गया, जम्मू कटरा का एक्सप्रेसवे बना दिया, तो काम तो जोरों पे चल रहा है, काम में कोई वो नहीं है। लेकिन कई चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे भेदभाव भी साथ के साथ हो रही है। एक स्पेशल कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी है इंडिया में, सेकंड मेजॉरिटी, हाँ, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है। मतलब एक दोगलापन कह सकते हैं उस चीज़ को, हाँ। ठीक है। हाँ गवर्नमेंट को ये दोगलापन छोड़ के ये देखना चाहिए भाई, हाँ फेवर करना, कहाँ सही फेवर कर रहे हैं, कहाँ गलत फेवर कर रहे हैं, वो चीज़ जरूरी है देखनी। जैसे अभी क्रिकेट मैच था तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वो मैच हो गया। अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट देखो इन सरकार का, कि अमित शाह के बेटे ICC के चेयरमैन है, उनकी सरकार तो बोलते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट मैच जरूर हो सकता है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे पर्सनल जो मेरी राय है उसके हिसाब से वो मैच होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो लोग इंडिया में आके, इंडिया में तो नहीं हुआ, दुबई में हुआ था वो। नहीं मैच तो दुबई में हुआ, वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं जो पहले इंडिया में हुआ है उसके हिसाब से मैच नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि वो लोग आके इंडिया में एक स्पेशली ये पूछते हैं भाई किस कौम से है, तो किस कम्युनिटी से है, ठीक है, धर्म को पूछते हैं, ठीक है, फिर मारा जाता है, फिर उनको मारते हैं। फिर आप लोग उन्हीं के साथ ये चाहते हो कि उनके साथ खेला भी जाए, तो वो एक दोहरी राजनीति है, वो नहीं होनी चाहिए एज ए पर्सनली। तो अभी इस चीज से मतलब काफी आदमी को ठेस पहुंची है ना। वो मैच में भी लास्ट में दिखाया उन्होंने कि इंडिया की टीम ने उनके साथ हाथ खाना मिलाया। पूर्ति है, वो एक खाना पूर्ति है। अगर उनके साथ आप गेम कर रहे हो तो वो एक, जब गेम तो हो गया ना, आपको जितने भी आपको पैसा आना था स्पॉन्सर से वो आ चुका है, हाँ मैच हो चुका है, हाथ मिलाओ या मत मिलाओ, उससे क्या होता है? ये तो सिर्फ ये दिखाया गया है कि भाई हमने हाथ नहीं मिलाया, अब देखो कितनी बड़ी बात है, जिससे जनता को ये दिखाया जाए कि हमने पाकिस्तान को हाथ दिखा दी। अरे उसके साथ मैच खेल लिया ना। जब आप लोग उनके साथ खेल रहे हो तो आपके मन में खेल की भावना तो है ही, इसका मतलब तो आप उनसे एक तरह से ये चाहते हो कि हमारे
मतलब यानी पैसा ना रुके, वैसे मुंह से बातचीत रुक पैसा आता जाए। रहे। हाँ तो फिर तो ऐसे तो यानी फिर हमें ट्रेड भी खोल देनी चाहिए। तो ऐसे तो हमें ट्रेड भी खोल देनी चाहिए कि भाई ट्रेड भी करो, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, हम ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है ना। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, इस पे मैंने कहीं से सुना है ऐसा, फैक्ट चेक नहीं किया अभी मैंने, कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को ऐड करने वाले हैं, है ना। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हाँ, सारे उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में होते भी हैं, नहीं, आपको करेक्ट करूंगा, ओलंपिक्स में भी, ओलंपिक्स में, सॉरी, डालने वाले। ओलंपिक्स में क्रिकेट को ऐड करने वाले हैं, हाँ। ठीक है। तो अगर कोई देश मना करता है ना क्रिकेट खेलने से, या कोई भी गेम खेलने से मना करता है, तो हो सकता है उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि भाई गेम खिलाया गया हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओलंपिक्स में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। अब एक बात लेकिन मैं ऐड दूसरी करना बात, चाहूंगा, हाँ, तो लेकिन अगर आप ये बात बोल रहे हो तो लेकिन रशिया को तो ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला कर रहा है एज पर नाटो या अमेरिकन कंट्रीज के हिसाब से, वो गलत है। तो अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पे आतंकवाद करता है तो हम उसको बैन क्यों नहीं कर सकते? उसको भी बैन करना चाहिए। नहीं, वो मैं उसी पॉइंट वहाँ पे आ रहा प्रॉब्लम कैसे हो था, जाती उसी है? पॉइंट पे आ रहा था। और रशिया यूरोपियन को, यूनियन, हाँ, रशिया को कर बैन दिया कर दिया है, है, वो यूरोपियन बिल्कुल यूनियन सही ने और है। अमेरिका ने। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे दोनों चीजें हो सकती है, अभी हमें एग्जैक्टली क्या पता कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता हो कि भाई ओलंपिक में बैन ना किया जाए, इस वजह से खिला लिया। या दूसरा ये भी हो सकता है भाई पैसे तो आ ही रहे हैं, पैसे किसको बुरे लगते हैं, मेरा जो मानना है कि ना, पैसे आ ही रहे हैं, पैसे आने दो, मेरा जो उसमें कोई मानना फर्क है, नहीं मेरा पड़ेगा। जो मानना है कि ना, ये सब है ना मिली भगत है इन सभी की, गवर्नमेंट की भी और इनके उद्योगपतियों की। देखो मेरा मानना क्या है कि है ना, अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, मैंने एक मूवी देखी जिसके बाद में है ना बोल सकते हो कि है ना किसी सरकार को फेवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं कभी से भी, उस जब से वो मैंने मूवी देखी है। इरफान खान की मूवी आई थी मदारी, अगर आपने देखी हो, उसके अंदर जो दिखाया गया है ना कि एक होम मिनिस्टर का बेटा, जब एक आम आदमी का बेटा मरता है तो कोई जवाबदेही नहीं होती, लेकिन अगर जब इरफान खान उस होम मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है तो पूरी फोर्स आ जाती है, पूरी मीडिया आ जाती है, पूरी सरकार पीछे लग जाती है और उससे उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे, इरफान खान का जो बेटा होता है वो मरता है पुल गिरने से, वो ना तो सरकार का भी आतंकवादी बन पाती है, ठीक है, ना किसी की जवाबदेही हो पाती है। और फिर एट द एंड उसमें जब दिखाया जाता है, वो मेरे दिमाग को उसने ना बिल्कुल झंझोड़ दिया था कि वो जो होम मिनिस्टर होता है, करंट होम मिनिस्टर, वो है ना पब्लिकली करता है, बोलता है कि जो आप चीज हमें ना ये सोचते हो कि हम देश के लिए सोचते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक बिजनेस है, ठीक है। हम सत्ता पार्टी में बैठे हैं, ठीक है, सत्ता पार्टी में बैठे हैं तो हमें अपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि वो टेंडर हम नहीं ले सकते सत्ता पार्टी, हमें अपोजिशन के आदमी को देना पड़ेगा, जिससे वो कमाएगा और हमें कट मिलेगा। तो जो मेरा मानना ये है कि जो अभी जो जितने भी गवर्नमेंट में ऑफिशियल बैठे, मैं मोदी जी को नहीं बोल सकता, मेरी नजर में वो अकेला आदमी जो ऐसा है जो कि ना निष्पक्ष है, कभी भी मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है किसी भी एंगल से अभी तक मेरी नजर में। लेकिन उनके अलावा जैसे नीचे जो तबका है ना उनकी कैबिनेट में, वहाँ मेरे को नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है। कांग्रेस में और बीजेपी में कुछ चेंज हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे वही चल रहा है, इथेनॉल की मिलावट की जा रही है, रेट वही का वही रखा जा रहा है, जाके 15 रुपए लीटर का हिसाब देने वाले थे गडकरी जी। इम्प्योरिटी तो होगी ना उसमें, इम्प्योरिटी हो रही है, हमारे को माइलेज नहीं मिल पा रही है, हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमें सर्विस ज्यादा करवानी पड़ेगी अपने व्हीकल की। तो हमें एक चीज बताओ, जब उन्होंने बोला कि इथेनॉल मिलाया जाएगा और है ना पेट्रोल का प्राइस कम किया जाएगा, लेकिन किया नहीं। रिपोर्ट आती है तो उसमें बोलते हैं कि इथेनॉल तो पेट्रोल से भी महंगा सब्सटेंस है। तो एक बात बताइए, आप घी के अंदर तेल मिला के बेचेंगे और बोलेंगे कि घी तो महंगा होना चाहिए, क्योंकि जो तेल मैं मिला रहा हूँ ना वो तो घी से महंगा है, तेल महंगा है घी से। तो भाई उस चीज का बेनिफिट क्या हुआ आपको तो मिलावट ही मिली ना एट द एंड। तो नीतीश गडकरी जी ने ये कांड किए हैं, जिनको हम मानते थे कि मोदी जी के बाद बढ़िया से काम करने वाले यही आदमी है, जो जिस हिसाब से उन्होंने हाईवे रोड बनाया, लेकिन उन्होंने भी एट द एंड क्या किया। मैं तो बोल रहा हूँ साफ, ये वीडियो पे भी बात कर रहे हैं हम कि ये सारा का सारा घोटाला किया है इन्होंने, इस चीज को ऊपर नहीं आना दिया जा रहा है। देखो, सरकार घोटाला ना करे तो वो सरकार सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। नहीं ये तो गलत बात हो, गलत नहीं है, नहीं सुनो, गलत नहीं है, नहीं सुनो, मैं बताता हूँ। हम इस चीज को उसका सबको ब्लेम नहीं कर सकते। उसका रीजन नहीं, पता मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो आप जिस हिसाब से बोल रहे ना आपने, वो गलत जा रहा है मैसेज कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि घोटाले करो भाई, ये हम नहीं बोल सकते ना किसी भी सरकार को। कौन बोल रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी? सरकार घोटालों से सर्वाइव थोड़ी करती है, देश सर्वाइव करता है हर चीज से। घोटाले से देश को नुकसान होता है, उनकी तो जेब में जा रहा है।
सरकार को अपने पद पे रहने के लिए घोटाले की क्या जरूरत है? मोदी जी को अपने पीएम बनने के लिए घोटाले की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि उनका बेटा नहीं है उस चीज में। नीतीश गडकरी जी का बेटा है, उन्होंने अपने बेटे को अपीजमेंट किया है कि ले भाई तू कमा, तू खा। हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने अपना आईसीसी का चेयरमैन बना दिया बेटे को। जो 2014 से पहले जो बोर्ड गरीब बोर्ड था, वो एकदम से इतना अमीर हो गया है। पैसा कहाँ जा रहा है? उनके पास जा रहा है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है, इसको अगर आप बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल वाइट है ये सरकार, नहीं है तो बहुत ही अच्छी है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखो वो नहीं है। सरकार जो है ना इतने एक बंदा 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, ठीक है, सिंपल सी उसकी बात। 3 महीने की 1500 करोड़ रुपए कैसे टर्न हो रहा है हाँ 3 महीने में? एक ये भी तो सोचने वाली बात है। हम सरकार 100 से की 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर था जिसका, उसका आज की डेट में 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर उसकी कंपनी सरकार नीतीश की गडकरी के अच्छाइयां बेटे का। नहीं, बुराइयों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा हमारे को। कि अब जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो बीजेपी को कांग्रेस की तरफ धकेल रहा है, कांग्रेस की तरह बना रहा है। और है ना, अब जनता को है ना वो विश्वास नहीं रहा है मेरे नज़र में। अब मेरे को वो विश्वास नहीं रहा है इस सरकार पे। जो मैंने अपनी लाइफ की पहली वोट बीजेपी को दी, लाइफ की दूसरी वोट बीजेपी को दी, और अब तीसरी वोट में मेरे को नहीं लगता शोरूम में बीजेपी को दूंगा। हाँ, वो बात अलग हो सकती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस को मैं देना ही नहीं चाहता, ऑप्शन ही नहीं है। ये एक बड़ी बात है। सिर्फ इसीलिए बीजेपी बन रही है कि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। अगर इंडिया के पास ऑप्शन हो ना मोदी जी से बढ़िया या बीजेपी सरकार से बढ़िया, तो भाई साहब नहीं बन सकती है सरकार दोबारा। मेरा मानना यह है कि वो काम हो रहा है आज के दिन अंधों में कान नाराज है। हाँ, ठीक है, सच्चाई है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन होता तो एक बार बदलाव होना जरूरी था, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। हमने वोट किस लिए दी थी 2014 में? हमने ये सरकार किस लिए बनाई थी? हमारे पॉइंट्स क्या थे? नौकरी, हमारी इनकम बढ़े, देश में जो हिंदुओं को दबाया जा रहा है वो खत्म हो, एक अपीजमेंट जो माइनॉरिटी को सिर्फ उसी को जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान करने लगे हैं बीजेपी। अब हिंदू मुसलमान तो होने लगा, पहले तो मुसलमान ही होता था, अब हिंदू मुसलमान तो होने लगा है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम तो होने लगा है। तो ये चीजें हैं, तो बीजेपी फिर वही राउंड ट्रैक पे चली गई है। अब फिर से वही चीजें चली गई कि इनको अपीज करो, हिंदुओं को दबा दो। नुपुर शर्मा को देखा आपने? नुपुर शर्मा ने क्या बोला था? उसने कोई गलत बात बोली थी? उसने उन्हीं की किताब से सिर्फ कोट किया था। कोट, एक कोई चीज़ लिख रखी है और उसको कोट करना अगर ब्लास्फेमी है, फिर मैं नहीं समझता कि ब्लास्फेमी अक्सर में होती है। और एक कम्युनिटी जो हिंदू है, अभी आपने कुछ दिन पहले, अभी आप देखोगे, आपको शायद नज़रों में नहीं आई होगी, एक नीली कबूतरी है, उसने हमारी दुर्गा माता को ना बहुत गलत वर्ड बोला है। गाना गाती है वो, यूपी या बिहार से बिलोंग करती है और वो अपने आप को दलित बताती है। उसने दुर्गा माता को कि दुर्गा तो अपने गाने के अंदर, और ये एक बार नहीं बोला है, मल्टीपल बोला है कि दुर्गा तो और ब्रह्मा ये है। तो ये चीजें हमारे धर्म को अगर बोला जाए, उसको अभी तक ना तो उसकी कोई एफआईआर हो रही है, उसके लिए वो एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ना गवर्नमेंट बोलेगी, उसको नहीं बोलेगी। लेकिन नुपुर शर्मा को क्या किया गया? उन्हीं की किताब से कोट करने के लिए पार्टी से निकाल दो और उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, उसको दिखने मत दो कहीं पे भी। ठीक है, अगर आप और मैं कोई चीज़ अगर कोट कर देंगे उनकी किताब से, तो हमें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो भाई चाहे तो आप उसको किताब से हटा दो अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो, लेकिन बोलेंगे नहीं ये तो हमारे भगवान के वो है, हमारे अल्लाह के वर्ड्स है, ये इनमें चेंजेस नहीं हो सकता। और जबकि अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो कुरान के 10 अलग वेरिएंट्स है। मोहम्मद पैगंबर थे कि 23 साल बाद कुरान एग्जिस्टेंस में आई है, उससे पहले तो कुरान एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उससे पहले तो वर्ड टू वर्ड याद किया जाता था। और एक बात बताओ, 23 साल बाद कुछ चीजें लिखी जाती है, आपको क्या लगता है कितनी ऑथेंटिक होगी वो चीज? हदीस उनके, आई माइट बी रॉन्ग, कि है ना 200 साल बाद लिखी गई है, तो हदीसें कैसे ऑथेंटिक हो गई हैं? जिनको बोलते कि ये हदीसें हैं और इन्हीं से चलेगा, यानी सिर्फ मार्केटिंग है, मनगढ़ंत बनावटी बातें हैं, एक्चुअल है ही नहीं कुछ, और उन्हीं को प्रमोट करते आ रहे हैं। हाँ, और उसके बारे में अगर कुछ बोला जाए तो गलत है। एक लास्ट में जैसे बोल रहा था ना कि सरकार की मजबूरी कैसे है करप्शन करना, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल सा आदमी है ना, सरकारी नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लगते ही बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं जो करप्शन करना शुरू कर देते हैं शुरू। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी पकड़े जाते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत कम हो रहा है वैसे, पहले टाइम पे ऐसा होता था कि भाई अपने चाचा के लड़के को लगवा दिया, अपने ताऊ के लड़के को लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कर रहे हैं, करते थे ना पहले। एक सिंपल सी बात बताओ यार, एक छोटा सा पद पे बैठा हुआ एक सरकारी नौकर अपने रिश्तेदारों का इतना भला कर देता है ना, भला इन द सेंस वो अपने हिसाब से बहुत कुछ करवा रहा है। ठीक है यार, सोच के देखो, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, कोई गृह मंत्री है, कोई होम
फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई ये है, कोई वो है, अपना वो घोटाला नहीं करेंगे? सब करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, घोटाले करेंगे या नहीं करेंगे? घोटाले करने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि भाई घोटाला करना ठीक है गलत है, ऑब्वियसली घोटाला करना गलत चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया के अंदर ऑप्शन कितने हैं। हमारे पास ले दे के 2 ऑप्शन ही है, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें से एक ऑप्शन हमारे पास बहुत घटिया है, कांग्रेस, है ना, जीरो है, जीरो। बची हमारे पास ऑप्शन कौन सी? बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी का जो ऑप्शन है उसमें जो घोटाले अभी आपने गिनवाए, जैसे इथेनॉल का स्कैम घोटाला हो गया या कोई और घोटाला हो गया, ठीक है, घोटाला तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, घोटाले तो हुए हैं, लेकिन उसको बहुत बताया नहीं जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, देख घोटाले कौन बताता है? घोटाले कोई नहीं वो तो बताता। पावर में है ना, गवर्नमेंट पावर में रहेगी तो दबाए जा रहे हैं। वो तब बताएंगे जब वो पावर में नहीं रहेंगे। मीडिया में नहीं लेकिन देंगे। दूसरी बात क्या है ना, दूसरी बात ये है कि घोटाले किस लेवल तक हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब देखो घोटाले तो होंगे, चाहे अब कल को आप भी पार्टी पे बैठ जाओ, घोटाले आप भी करोगे, कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि एक छोटा सा नौकर सरकारी कर्मचारी घोटाले करना शुरू कर देता है तो बड़े लेवल का कैसे रुकेगा? केजरीवाल इसी फिलोसफी के साथ आया था, भाई हम तो ईमानदार आदमी है, आम आदमी पार्टी है, ये है वो है, कुर्सी पे बैठते ही हो गया ना करप्ट। तो वहां वो पोजीशन ही ऐसी है जहाँ पे लोग ना आपको करप्ट करने पे मजबूर कर देंगे, गाड़ी भी नहीं लो आप, बंगला कर देंगे। ये कल को चीफ मिनिस्टर बन गया ना, ये सबसे पहले आपको कोई सरकारी उसमें लगवाएगा, महकमे में, चल भाई अपना दोस्त है लगवा दे इसको, लगवाएगा ही नहीं लगवाएगा भाई, ये सिंपल सी बात है, करना शुरू करेगा। अब हमें ना चूज करना है कि हमें ज्यादा करप्शन वाली चूज करनी है या कम करप्शन वाली चूज करनी है। ये ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास ये ऑप्शन कभी, तो हमारे गवर्नमेंट हमारे पास ये ऑप्शन कभी अवेलेबल नहीं होगा कि हम ऐसी सरकार चूज करें जिसमें करप्शन ही ना हो। दूसरी बात, अपने इंडिया में जो पार्टी चलती है ना वो चंदे से चलती है, बिना चंदे की कोई पार्टी नहीं चलती, क्योंकि पार्टी जब चलेगी, इलेक्शन टाइम आएगा, रैलियां करेगी, गिफ्ट बांटेगी, ये करेगी, वो करेगी, पता नहीं हजारों काम कराएंगी। आपने बोला कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो घोटाले करना शुरू कर देता है। एक हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और एक होम मिनिस्टर को, वो इक्विवेलेंट नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन होम मिनिस्टर देश को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर देश को रिप्रेजेंट करता है, चीफ मिनिस्टर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जब वो घोटाले करेंगे ना तो उन घोटाले पे माफी नहीं होनी चाहिए। कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई एक क्लर्क कर देता है तो ये तो यार बड़े पे है, नहीं। इसका एक अपोजिट बताता हूँ, जापान के अंदर आप किसी को, अगर आप जाओगे, आप तो घोटालों की बात कर रहे हो, आप एक होटल में जाओगे, होटल में आप, तो मैं इनको टिप देने लगूँ ना कि आपने मेरे को सर्विस दिया, टिप ले लो, तो वहां पे टिप नहीं लेते वो लोग, वहां पर वो टिप नहीं लेते, वो मना कर देते हैं। वो क्या पता क्या बोलते हैं, ये हमारी रूट्स नहीं है। ये एग्जाम्पल इंडिया में सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो पता है? चीज अगर जिस दिन यहाँ हो जाएगी ना, ये सुनो, ये चीज देखो, ये कैसे नहीं हो सकता? जैसे इंडिया में कब से आई ये चीजें? जैसे लोग हैं ना वैसी कब से सरकार ये होती है। लोग? मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे लोग हैं वैसी सरकार होती है, ठीक है। नहीं तो एकदम से लोगों के अंदर जो गुस्सा था ना, जो फूटा था, वो 2014 में फूटता नहीं, और फूटा था तभी मोदी पीएम बना था, वो गुस्सा भर चुका था। अगर यहाँ के लोग इतने ईमानदार होते ना, इतने अच्छे होते, तो आज पीएम मोदी आज आया है ना, ये बहुत साल पहले ऐसा कोई पीएम आ चुका होता। अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों ना इज्जत हुई? इसीलिए नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ऐसी है। यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या होता है, एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि भाई एक जापानीज जो है ना, किसी से 10 रुपये लेके गया उधार, अगले दिन वो आया नहीं, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो वो टेंशन में बैठ गया। दूसरा जापानीज आया, भाई क्या हो गया, टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक 10 जो भी उनकी करेंसी है लेके गया था, वापस लेके गया, उसने अपनी जेब से निकाल के दिए, ले भाई 10 रुपये। बोला आप क्यों दे रहे हो? बोला कल को आप किसी कंट्री में ये जाके ना कहो कि जापानीज ऐसे होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है। जैसे सिखों में आप देखोगे ना, सिखों में कोई भिखारी नहीं मिलेगा, कभी भी ढूंढ लेना, कोई भिखारी मिलेगा नहीं। तो जैसे सिखों की मेंटलिटी है वैसे उनके पास, वो कभी भी मांगते हैं ना, तो वो भी अपने उसके गुरुद्वारे के लिए, ट्रस्ट के लिए कुछ करने के लिए मांगते हैं, उसमें से भलाई वो 5 रुपए दे रहे होंगे, लेकिन देंगे वो। तो जैसे उनकी मेंटलिटी है वैसा उनके पास धन दौलत है, वैसे उनके पास गरीबी नहीं है। 11% गरीबी है सिखों के अंदर, 11% कोई ज्यादा थोड़ी होती है, बहुत कम है, और बल्कि है भी बिल्कुल माइनॉरिटी। जैन कम्युनिटी है, कभी नहीं मांगती हुई दिखेगी, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। तो जैसी 26% तक मेरे हिसाब से। तो जैसे, और हमारे आपके जैसे लोग घर से निकलेंगे, इधर थूक देंगे, उधर थूक देंगे, उनके पास ये सेंस होती है। जापानीज के पास ये सेंस होती है, वो थूकते नहीं है यहाँ। तो मैं भी अभी आपकी इसी बात सिविक को, सेंस जो है ना, जैसा यहाँ के इंडिया के लोगों का है वैसा उस पर मत जाइए, मैं बताऊं, देखो गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसा यहाँ की पब्लिक है ना, उस हिसाब से इंडिया वालों को बहुत अच्छी गवर्नमेंट मिली हुई है इस टाइम पे, समझ गए? नहीं तो जो 60 साल से यहाँ थी ना, जिसने पूरे इंडिया को अंधेरे में रखा था,
याद कर एक टाइम था जहाँ पे बिजली रात रात तक नहीं आती थी, 8-8 घंटे 8-8 घंटे नहीं आती थी बिजली। रात में हम पूरी रात लाइट ना रात में हम छुपम छुपाई खेला करते रात के टाइम पे, ठीक है। तो एक वो गवर्नमेंट चोरी भी ज्यादा हुआ करती, चोरी भी ज्यादा होती थी। ये चीजें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत वो ज्यादा चीजें पता किस चीज से नहीं, वो चीजें पता किससे चेंज हुई है? वो सिर्फ एक आदमी से चेंज हुई है, वो है नरेंद्र मोदी। अगर आप नरेंद्र मोदी को साइड कर दो, अब देख 1 मिनट में बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को साइड कर दो आप, ठीक है। अब आप बीजेपी पे आके बोलो, अब बीजेपी क्या है आपकी नजर में? 1 मिनट के लिए हटा दो, कुछ नहीं है, 1 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बता दो कांग्रेस और बीजेपी में क्या ये फर्क तो है? वही बात हो गई कि ट्रेन के आगे से इंजन को हटा दो। फिर क्या, फिर तो कुछ है तो ये जो है ना कि पहले क्या होता था कि बस के ऊपर बस में लिखा होता था कि किसी लावारिस चीज को ना छुए, हाँ। इसमें धमाका हो सकता है, ठीक है। मेट्रो में होता था, ठीक है, क्या नाम है, ट्रेन में होता था और फटती थी चीजें। आज वो चीजें कहाँ गायब होगी? लेकिन मेरा जो मानना क्या है कि जैसे ही अगर है ना आपने, जैसे मैं उसी चीज पे जाता हूँ, इथेनॉल पे जाता हूँ। जैसे इथेनॉल का जैसे ही ऊपर गया ना मुद्दा, तो उसी टाइम पे आपने क्या देखा कि दिल्ली में 200 किलो RDX पकड़ी गई। वो बात को घुमाने के लिए 10-15 साल में नहीं हुआ ये चीजें, 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इथेनॉल की बात आती है तो 200 kg RDX पकड़ी जाती है। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, बाबा वायरल हो गया था। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते यार, अनिरुद्ध आचार्य बाबा वायरल हो गया था उसी इस चीज को हम डिनाई नहीं कर डिनाई सकते। नहीं कर सकते, वो बात बिल्कुल ये ठीक है। चीजें प्री प्लान्ड हो सकती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। भी हो सकती, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, क्योंकि जिसको मैंने वोट दिया मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से काम करे। लेकिन अगर आप मेरे जैसे वोटर्स का, जो कि लाइफ में पहली बार किसी ने अगर किसी को वोट दी तो बीजेपी, और यानी अगर उसने अपनी पहली वोट अगर किसी पार्टी को दी है तो उसके सोच के देखो उसकी मेंटेलिटी किस हिसाब की है, वो उसी पार्टी को चाहता है, उसी रेंज में जाना चाहता है। और उस आदमी का अगर उस चीज से मोह भंग हो रहा है ना, तो पार्टी के लिए गलत बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट घोटाला नहीं करती। घोटाला कौन करता है, करप्शन कौन बढ़ाता है? हम जैसे, आप जैसे लोग, हम ही तो बैठे हैं सरकार में, करप्शन वो बढ़ाते हैं। और कौन बैठा है? हम ही तो बैठे हैं। अगर हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर वो प्राइवेट हो, उसको कट नहीं देंगे कुर्सी के नीचे से काम जल्दी करवाने के चक्कर में, हम उसको खुद बढ़ावा देते हैं। हाँ। ठीक है, ये नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम करप्ट इसलिए हो रखा है। अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर देंगे, हम हमारे को अपने राइट्स पता होंगे। जो आपने बोला कि चंदा लेती है पार्टी, अभी कुछ टाइम पहले के बीजेपी को है ना सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने है ना इलीगल चंदा ले रखा है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती थी? बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता था, हटाया जा सकता था। उन्होंने कानून बना दिया। तब उन्होंने वो कानून चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, कैसे कर दिया ये भी बता दीजिए। एक पार्टी है। नहीं, बताइए अगर आप वहाँ पे समझे हो तो। हैं? कैसे चेंज कर दिया गया? कौन सा ये कानून? हाँ। इसका नहीं पता मेरे को। क्योंकि कांग्रेस भी सेम में कन्विक्ट हुई थी। तो अपोजिशन ही जब कन्विक्टेड है तो वो भाई सपोर्ट में होंगे ना, तो उन्होंने संसद में जाके बोला कि हाँ इस चीज को हटाओ। उन्होंने उसका कानून चेंज कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं कहूँ 2 भाई हैं, दोनों करप्टेड है। 2 भाई दोनों तबाही। हाँ ना, करप्टेड बोल। हमें चूज करना है, हमें चूज करना है कम करप्ट को। नहीं, हमें पता कैसे चूज करना पड़ रहा है? हमें चूज करना पड़ रहा है कौन करप्शन को लाइमलाइट में आने दे रहा है और कौन नहीं आने दे रहा है। कांग्रेस के टाइम में लाइमलाइट में आ जाती थी चीजें ना यार, एक थोड़ा बीजेपी के टाइम पे नहीं आ थोड़ा रही। सा इंटरनेशनली इज्जत भी देखनी पड़ती है। हाँ, नो डाउट भाई, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इंटरनेशनली जो है ना, ये राहुल गांधी तो चला वो जाए। सिर्फ मोदी, वही तो बता रहा हूँ ना, एक पद को आप हटा दो बीजेपी से, मोदी यार, जी। अपने इंडिया में देखो कैरेक्टर की पूजा होती है। राम जी हमारे यहाँ कैरेक्टर के धनी थे, है ना, पूजा उन्हीं की होती है। अब मोदी भी तो कैरेक्टर का ही है यार, और क्या उससे है पहले उसके तो पास? हमारे फिर क्या नाम है भाई, उससे पहले के हमारे कोई पीएम नहीं रहे। कौन कैरेक्टर तो वो भी लोग थे। कौन? किसी का भी नाम ले लो नाम ले। यार, उनका नाम भी लेना मतलब मैं वो नहीं मानता कि वो अच्छे कैंडिडेट थे, मतलब मैं नहीं मानता। तो अब इस वही चीज़ तो को कह गलत रहा हूँ। बोल लो, देखो। लेकिन थे तो वो भी ना। जैसे अब आपको जैसे आप बता रहे हो, पुतली थे, उनको ऐसे करके ऐसे बैठाओ, यहाँ बैठेंगे। नहीं, जैसे वो उससे पहले चले वो जाओ। आपसे डायरेक्ट हाथ में नहीं मिलाएंगे, आप हाथ में मिलाऊंगा मैं हूँ वो। मनमोहन जी उनको को बैठा रखा है, ठीक है, आप बस बैठे रहोगे, देखते रहोगे। मैं उठूंगा तो आप मेरे साथ उठोगे। ये रोल था यार। कोई उससे पहले चले जाओ राजीव गांधी, हाँ। ठीक है, उससे पहले चले जाओ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब तक हमारे को हमारे राइट्स पता नहीं होंगे, हमारे को ये नहीं पता होगा कि किसको कहाँ से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना है, ठीक है, तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा।
खत्म तो होगा ही नहीं कभी मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से करप्शन वगैरह और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए ना, मेरे हिसाब से करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए ना, बच्चों को जब से वो पढ़ना सीख जाएं उनको एक कानून की किताब भी पढ़ानी चाहिए, ताकि उनको एक तो सारे राइट्स पता हो, अपने कानून के बारे में अच्छी जानकारी हो, कोई उनको बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि देखो, मेरे जैसे आदमी को भी आज तक कानून नहीं पता, आपको भी कानून नहीं पता, आपको भी कानून नहीं पता। कल को कोई भी सरकारी एम्प्लॉय आएगा, बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा लूप होल यही है, क्योंकि ये जो कानून है अंग्रेजों का कानून है, और इसको कोई समझ पाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। अब कानून भी तो अलग अलग है ठीक है, ना। हाँ, आप तभी किसको तो पकड़ोगे? आईपीसी का पकड़ोगे बचपन या से संविधान पकड़ोगे? बचपन से देखो एक करिकुलम बनाया जा सकता है, वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। ना ना, वो तो है, तभी तो मजा आएगा ना। बच्चा खुद सवाल करेगा सुप्रीम कोर्ट से, ये क्या बनाया हुआ है, तो एक भीड़ आएगी बढ़िया वाली। अभी आपने जो टॉपिक बना ना, उसमें पता क्या होगा, आपने किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या, कौन ठीक सा? है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना सुप्रीम कोर्ट से। मैं नहीं कर सकता, भीड़ तो कर सकती है। कैसे करोगे? भीड़ क्यों नहीं कर सकती? भीड़ को लेके कौन जाएगा? खुद आएगी भीड़। अपने आप भीड़ नेपाल भीड़ में का कोई कैसे चेहरा आ नहीं होता। नेपाल में कैसे आ गई? नहीं, वो गलत चीज है। गलत नहीं है, उसके लिए लीडरशिप तो करनी पड़ेगी ना। लीडरशिप तो होगा ना। लीडरशिप को देखो, कांग्रेस को हराने के लिए किसका चेहरा बना था? लीडरशिप नहीं करनी पड़ती। 2014 में जनता ही थी, जनता आई और जनता नहीं थी, आप भूल गए हो। यही इंडिया की सबसे दिक्कत की बात है कि हम भूल जाते हैं। रामदेव जी बैठे थे, अन्ना हजारे बैठे थे, आम आदमी पार्टी जो बनी है वो इन रामदेव और इसकी वजह से बैठे थे। इन्होंने क्या था, दो बहुत बड़े चेहरे आ गए थे सामने, अन्ना हजारे और रामदेव। ये इतने बड़े चेहरे आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। वो उसकी वजह से भीड़ थी, भीड़ वरना कोई नहीं थी। अगर भीड़ होती तो क्या नाम है, जब रामदेव को मारने की कोशिश की गई, ठीक है, उसको फांसी देने की कोशिश की गई उसी के दुपट्टे से, जबकि वो बेचारा भागा नहीं, उसके ऊपर फायर भी किए गए हाँ, हैं। तो उसको मारने की जब कोशिश की गई तो वो भीड़ जब क्यों नहीं आई? भीड़ तो भागी। भीड़ इन द सेंस, भीड़ हमेशा एक आदमी इकट्ठा करता है, एक वो तो लीडर है, होता है। वो तो मैं मानता हूँ, भीड़ बिल्कुल एक आदमी इकट्ठा करता है, लेकिन बात पता है क्या है? बात पता है क्या है? बात ये है ना, जैसे आजकल स्कूल में आप जाओगे ना, बच्चों से पूछोगे क्या पढ़ रहे हो, बच्चे उसको 10 गालियां देते हैं, 10 गालियां देते हैं। कानून अगर पढ़ेंगे ना बच्चे, ये इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे, कहीं ना कहीं से तो कोई नेगेटिविटी आएगी। अब आज के टाइम पे अगर मोदी जी संविधान बदलना चाहें तो भीड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चलो नहीं, आप बिना अपनी भीड़ बात के, कंप्लीट कर लो, फिर बीच में टोकूंगा नहीं। हाँ, बिना भीड़ के हम कोई भी संविधान बदल नहीं सकते। वो हम तभी बदल सकते हैं जब देश का मेजोरिटी आदमी सरकार के साथ हो, नहीं तो बहुत बड़े दंगे फसाद सब कुछ हो सकता है। ठीक है। जब हर एक आदमी को पता होगा ना कि भाई कानून में क्या क्या ग्लिच है, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, क्या क्या बेकार की बातें पड़ी हुई है, जब उसको नॉलेज होगी ना तो वो रोड पे आ सकता है, क्योंकि उसको पता होगा कोई आदमी खड़ा है, इसका सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, तभी ये कानून चेंज हो सकता है। क्या आपने जैसे बोला कि आज संविधान को चेंज करा जाए और मेजोरिटी से हो वो चेंज, तो जो हमने 303 सीट दी थी वो क्या था? मजाक? उस टाइम सारे लोग मेंटली, भीड़ ने ही चुना, वो भीड़ ने ही चुना था भाई, भीड़ ने चुना था और वो इसीलिए चुना था। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पहले भी मैंने प्रतिनिधित्व कर रहे वो हैं। पहले ही बोला था कि भीड़ ने कि हम इस चीज से तंग आ गए कि हिंदुओं को सप्रेस किया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। जब वो एकदम से गुस्सा फूटा और किससे को एकदम से बहुमत मिला? बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला, दूसरी बार क्या मिला? प्रचंड बहुमत, 300+। ठीक है, वो किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने पिछले टर्म में किस चीज को भुनाने की कोशिश की थी? हम संविधान को चेंज करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, हम इसमें हिंदू रूल्स लेके आएंगे। लेकिन वो आखिर में क्या हुआ? 300 सीट मिलते ही अपीजमेंट स्टार्ट। भाई जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ले, ठीक है, फ्री राशन ले भाई, पालघर में साधुओं को मारना स्टार्ट किया, ठीक है, बच्चियों का रेप होना शुरू हुआ। उन देखो ये बात पे अब ये बताओ, जो सरकार हम उस चीज के लिए चुन के लेके आए थे, अब वो भी वही है कि आंख बंद कर लो, क्योंकि वो दूसरी माइनॉरिटी ने किया। देखो ये धीरे धीरे नीचे मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली ये फील आ रही है, कोई कानून बनने में एक दिन नहीं लगता, 1 साल नहीं लगता, 10 साल भी नहीं लगते, कई साल लगते हैं। 10 साल नहीं लगते। कानून अगर चेंज होता है तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर कानून बना तो एक दिन में चेंज हुआ। एक लाइन थी वो बना दी, उसमें क्या थी? नहीं एक लाइन थी, लाइन ही तो बता रहा हूँ आपको। ये आज भी चेंज हो सकता है, बदलाव करना होगा तब ये जो इनके बेनिफिट में होगा ना, वो जब भी एक ही दिन में करेंगे। कुछ भी नहीं लगा। 370 में टाइम लगा। कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा था। पहले अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जाती है कि नीचे का सारा मामला सेटल किया जाए, तब जाके वो वो सिर्फ और सिर्फ उनको हाउस अरेस्ट करने में टाइम लगा था। जब जहाँ के अलगाववादी जो नेता थे ना, वहाँ के स्लीपर सेल्स को भी डीएक्टिवेट करने में टाइम तो वो वही तो थे कि जो इनके नेता थे उनको बंद कर दो, बंद हो। वो अमित शाह जी को इसलिए भेजा गया था, वहाँ सब कुछ सेटल। वो नेता बंद कर दिए, हाउस अरेस्ट कर दिए, तो ऑटोमेटिक भीड़ से कट गए। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आए संसद में मेजोरिटी थी, कर दिया।
लेकिन जिस टाइम उन्होंने 370 हटाई उस टाइम हम बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचा, उन्होंने पूरे देश के बारे में नहीं सोचा। और वही कश्मीर है जिन्होंने उनके कश्मीर के बारे में सोचा, उसी कश्मीर में अगर देश का आदमी जाता है तो वो किस चीज का शिकार होता है? आतंकवादी हमलों का, जिहाद का। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। मोदी यार, रीजन राहुल गांधी में क्या कमी है ये बताइए। चलो ठीक है, मतलब जैसे भाई इंडिया अलायंस है जो, इंडिया अलायंस, उसका अगर नेता राहुल गांधी है तो यानी बहुत सारे आदमी सोच रहे हैं ना उनको एज ए पीएम। तो एज ए जनता आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो? किसी से लैग कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको क्या लगता है? अरे वो सारे अपने आप पे ही सोच रहे हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। नहीं, अगर जितने भी इंडिया अलायंस के जो लोग हैं ना, जितने भी हैं वो सारे यही सोच नहीं, रहे अभी हैं। उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हमारे सबसे बड़े जो नेता है इंडिया अलायंस का जो फेस है, पीएम का जो फेस है, वो राहुल गांधी बनेंगे। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखो राहुल गांधी पहली बात तो मेच्योर आदमी नहीं है, उसकी जो लैंग्वेज है 55 साल के हैं वो। 55 साल का या जवान आदमी, अभी वो युवा अवस्था में 55 साल के नहीं कह सकते। अभी उसको थोड़ा, भाई देखो पीएम बनने के लिए ना थोड़ा सा मेच्योर आदमी, थोड़ा सा बूढ़ा आदमी उनको चाहिए। अभी 65-70 साल के आसपास होना पड़ेगा। नहीं, लैग किस चीज में कर रहे हैं? लैग किस चीज में नहीं कर रहे, लैग सब चीजों में लैग कर रहे हैं। जैसे कोई भी इनको किसी भी टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं अभी तक। जो भी बोल जाते हैं ऐसे बोल के निकल जाते हैं। मेन टाइम पे विदेश में रहते हैं, यहाँ पे देश की कोई सुध नहीं लेते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मतलब एक कनेक्शन नहीं है इंडिया के साथ उनका। मेन पॉइंट ये है, कनेक्शन होता साफ झलकती, कैरेक्टर में भी झलकती, सब कुछ में झलकती। आपको क्या लगता है राहुल गांधी? मैंने जो चीजें नोट की हैं राहुल गांधी के लिए, बुरी हैं लगभग, अच्छी तो मेरे माइंड में कोई है नहीं ऐसी। मैंने कुछ चीजें नोट की हैं कि वो कभी पहले मंदिर में नहीं गए थे। हाँ, ठीक है, वो जनेऊधारी बन गए। उन्होंने जनेऊधारी किया है, वो मैंने चीजें नहीं नोट की। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है, वो मंदिर में जा रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं ही नहीं। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है ग्राउंड पे क्या होता है। उनको ये नहीं पता कि आलू कैसे पैदा होता है। हाँ। आलू पेड़ पे उगा रहे हैं, वो बहुत सी चीजें हैं। वो फॉरेन कंट्री में जाके अपने इंडिया की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं। मैं अगर ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो आज खत्म नहीं हो पाएगा टॉपिक। नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, मोदी जी का तो टर्म और पूरा हो गया मेरे ख्याल से। टर्म अब होगी है शायद। नहीं, मतलब किसको चाह रहे हो नेक्स्ट पीएम आप? मोदी है, योगी जी बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि मोदी जी को अब छोड़ देना चाहिए, ये टर्म पूरा करके छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, उनको बैक एंड में बैठना चाहिए, गाइड करना चाहिए। योगी जी बेटर ऑप्शन है। अच्छा, तो और अमित शाह की जगह आप किसको चूज करना पसंद करेंगे? अमित शाह की जगह अमित शाह। अच्छा, अब अमित शाह ही मतलब लगते हैं कि होम मिनिस्टर उनसे बेस्ट ठीक कोई है नहीं। यार, वो थोड़ा सा दबंग टाइप का आदमी है। ठीक आपको? है, अमित शाह की जगह है तो मेरे माइंड में तो कोई, देखो गृह मंत्री के उसमें तो कोई है नहीं। तो बेस्ट है, वो फिट होता है। मैं अगर क्योंकि गृह मंत्री ऐसा आदमी होना चाहिए जो मतलब दबदबा जिसका हो, दबंगई जरूरी है, दबंगई जरूरी हो, जो बक्कल तार ले। हाँ, उसके लिए वो बेस्ट है। रियलिटी में भी कोई है नहीं रेस में कि भाई मैं किसको चाह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो बने, अमित शाह को हटा के मेरे हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा को रखना चाहिए। और जो पीएम होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो योगी जी हैं चाहे वो पीएम बनो या हेमंत बिस्वा शर्मा को, इस टाइम के सिनेरियो पे हेमंत बिस्वा शर्मा होम मिनिस्टर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको इनमें से क्या लगता है हमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में? हाँ, हो सकता है। हाँ, वो भी बेटर ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ वो अभी सफाई कर रहे हैं वहाँ सफाई उनको चालू रखनी चाहिए। पीएम के लिए योगी जी देखो मेरा दोनों गुंडागर्दी छापने में भी उनका बढ़िया। यूपी में गुंडागर्दी बहुत हद तक, मैं तो मानता हूँ 80-90% तक कम हो गई है। हाँ, ठीक है, और डिसीजन लेने में भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 से 6 महीने के आगे का वो प्लान लेके चलते हैं आगे का। ये ठीक है, तो आज की वीडियो आपने देखी, तो जो अगर आपको कुछ भी वीडियो में पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि हमारी बातों से किन से आप रिलेट करते हो, बुरा मान रहे हो या उसको ठीक मान रहे हो, किस वे में आप देख रहे हो कि हमने जो सोचा है कि वो कितना सही है या गलत है। और ऐसे हमने सिर्फ किसी एक्सपर्ट के हिसाब से बात नहीं की, हमने सिर्फ ऐसे जनता की बात की है, जो हम एक आम जनता के हिसाब से बात करें, क्योंकि हम में से कोई भी कोई राजनीति से भी कोई जुड़ा नहीं है कि बीजेपी हमारे बाप की है या बीजेपी में हमारे कोई चाचा ताऊ बैठा है। हम सभी एक आम जनता है जिन्होंने बीजेपी को चुना था, लेकिन जैसे मेरा धीरे धीरे बीजेपी से मोह भंग होता जा रहा है। अभी इनकी होप बची हुई है, देखते कितने दिन तक बची रहेगी। हम तेरा मुंह वापस लेके आएंगे। तो आपको आप भी बताइए कमेंट्स में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।